हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस पार्ट नंबर 2 फॉर मेथड्स इन बायोलॉजी। हम पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले बताएं आप सब कैसे हैं और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मोहन, कोमल, प्रतिज्ञा, जानवी, रिमशा, तमुली, किरण। जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप सब बताएं कैसे हैं? अच्छे हैं सभी? गुड मॉर्निंग गुंजन। सभी अच्छे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने कल शुरू किया था, आज इसका ही पार्ट नंबर 2 है। शुरू किया जाए फिर। बोलो, फिट एंड फाइन हो? वेरी गुड। अच्छे हैं सभी? हाँ जी। तो रॉकेट लॉन्च हो गया है, फटाफट बैठ जाएंगे सभी। गुड मॉर्निंग अन्नपूर्णा। फटाफट बैठ जाएंगे, फिर मैं आपको लेके चलती हूँ आज नए टॉपिक पर, इलेक्ट्रोफोरेसिस में ही नई टेक्निक पर। गुड मॉर्निंग अन्वेषा। चलो जी ठीक है, सब तैयार हैं, मैं भी तैयार हूं। चलो फिर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 7, इलेक्ट्रोफोरेसिस पार्ट नंबर 2। चलिए देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीएक्राइलअमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 है। 1 2 3 4 5 6। हाँ, यू आर राइट, लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 ठीक है अभी। हाँ चलो ठीक। तो ये वाला पार्ट मैंने कल भी पढ़ाया था और आज एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। पॉलीएक्राइलअमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस खासकर ये किसके लिए होता है? प्रोटीन के सेपरेशन के लिए करना होता है, क्योंकि प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के कंपैरिजन में थोड़े स्मॉलर हैं, छोटे हैं। तो हमें पोर का साइज, और ऐसा भी नहीं है कि प्रोटीन हमेशा छोटे ही होते हैं न्यूक्लिक एसिड से, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो पॉलीएक्राइलअमाइड जेल में हमारे पास ऑप्शन होता है पोर के साइज छोटा और बड़ा करवाने का। सो इसलिए हम यहाँ पॉलीएक्राइलअमाइड जेल बनाएंगे, रादर एगारोस जेल। एगारोस जो पोर होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जिससे प्रोटीन फास्ट मूव कर जाएंगे, कोई भी रेजुलेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो पॉलीएक्राइलअमाइड अलाउ फाइन ट्यूनिंग ऑफ जेल concentration to separate protein based on the size। अभी बनता कैसे है? पॉलीएक्राइलअमाइड नाम से इंडिकेशन है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें बहुत सारी यूनिट होंगी एक्राइलअमाइड की। तो मोनोमर यूनिट क्या है? एक्राइलअमाइड है। ये एक सिंथेटिक कंपाउंड है, ये नेचुरली हमें नहीं मिला है, लैब में बनाया जाता है। So the monomer of polyacrylamide is acrylamide, जिसका फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CONH2 था, जिसमें ये वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं विनाइल। जब अपने दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आए तो उसको विनाइल बोलते हैं। और एक है हमारे पास एमाइड ग्रुप है, जो कि इस पूरे कंपाउंड को वाटर सोल्यूबल बनाता है, क्योंकि जब हम इसको पानी में मिक्स करेंगे तो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का काम यही कंपाउंड करता है, जिस वजह से हमारा पॉलीएक्राइलअमाइड पानी में डिसॉल्व हो जाता है। अब ये तो है मोनोमर यूनिट। पहले करेंगे इसका पॉलीमराइजेशन, मतलब पॉलीमर यूनिट कैसे बनेगी। तो स्टार्टिंग में एक लीनियर चेन बनती है। So polyacrylamide is formed by free radical polymerization of acrylamide, जिसमें बैकबोन
तो CH2CH की होती है और साइड चेन आपकी CONH2 की रहती है। लेकिन इस रिएक्शन को करवाने के लिए, पॉलीमराइजेशन करवाने के लिए हमें दो चीजें देनी पड़ती है, एक APS देते हैं और एक टिमिड देते हैं, जिसको TMEDA बोलते हैं, टिमिड, ये देते हैं हम। सो APS अमोनियम पर सल्फेट होता है और टिमिड क्या है, टेट्रामिथाइल इथाइलिन डाइअमाइन होता है। अब ये टिमिड APS को ब्रेक करके सल्फेट का एक फ्री रेडिकल बना देता है और यही फ्री रेडिकल इस रिएक्शन को करवाने में मदद करता है। मतलब बिना टिमिड के और APS के आप पॉलीमराइजेशन नहीं करवा सकते हैं। टिमिड रिएक्ट करता है APS के साथ, उसको स्प्लिट कर देता है सल्फेट फ्री रेडिकल में और फिर यही सल्फेट फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट करता है। तो कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, एक बड़ी सी चेन बनेगी जिसके साइड में ये साइड ग्रुप में प्रेजेंट रहेगा CONH2। ठीक है, अब जेल का प्रिपरेशन क्या होगा, ये तो हमने लीनियर पॉलीमर बना लिया है। जेल प्रिपरेशन कैसे होती है, तो जेल को प्रिपेयर करने के लिए हमें बस लीनियर चेन नहीं चाहिए, हमें क्रॉस लिंकिंग भी चाहिए, क्योंकि क्रॉस लिंकिंग होगी तभी पोर बनेगा। तो क्रॉस लिंकिंग के लिए एक और कंपाउंड चाहिए होता है जिसका नाम है बिस एक्राइल अमाइड। सो पॉलीमर तो लीनियर है लेकिन इसको क्रॉस लिंक किया जा सकता है। कैसे क्रॉस लिंक करेंगे, एक और कंपाउंड है N मिथाइलिन बिस एक्राइल अमाइड। फॉर जेल फॉर्मेशन इन पेज के अंदर हमें जेल फॉर्म करना पड़ेगा, जेल फॉर्म करने के लिए पोर बनाने पड़ेंगे, पोर बनाने के लिए एक और कंपाउंड चाहिए होता है बिस एक्राइल अमाइड। तो अपना एक्राइल अमाइड तो है ही, जो सिंगल विनाइल ग्रुप पॉलीमराइज करके एक लीनियर पॉलीसेक्राइड बनाता है। जब आप यहाँ बिस एक्राइल अमाइड भी देंगे तो दो एक्राइल अमाइड यूनिट लिंक हो जाती है। मतलब क्या है बिस एक्राइल अमाइड, बिस का मतलब दो एक्राइल हैं जो आपस में कनेक्टेड हो गए हैं मिथाइलिन ब्रिज से, CH2 से आपस में कनेक्ट हो गए हैं। बनता कैसे है बिस एक्राइल अमाइड, सबसे पहले हम दो एक्राइल अमाइड को रिएक्ट करवाते हैं साथ में विद फॉर्मल्डिहाइड अंडर द माइल्ड कंडीशन। मतलब बिस एक्राइल अमाइड लैब में कैसे बनता है, दो एक्राइल अमाइड को ट्रीट करते हैं विद फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड प्रोवाइड करता है ये मिथाइलिन ब्रिज और ये दोनों को आपस में कनेक्ट करके बिस एक्राइल अमाइड बना देता है। जैसे इस डायग्राम में देखेंगे आप लोग, जैसे इसमें देखिएगा, ये तो है अपना एक्राइल अमाइड, ये है बिस एक्राइल अमाइड। तो इसमें एक्राइल अमाइड जुड़ करके एक लीनियर चेन बनाते हैं। जैसे आप वहां बिस एक्राइल अमाइड डालते हैं तो वो ऐसे क्रॉस लिंकिंग कर देता है। बिस एक्राइल अमाइड में कुछ भी अलग नहीं है, बस दो एक्राइल अमाइड, एक ये और एक ये, और यहाँ बीच में CH2 आ गया है, इतना फर्क है। तो ये यहाँ पर आ गया, ऐसे मान लीजिए एक यहाँ पर आ जाएगा तो पोर का साइज इतना रह जाएगा, मतलब पोर यहाँ बन जाएगा। तो बिना बिस एक्राइल अमाइड के पोर नहीं बनेगा। तो जेल बनाने के लिए ये भी देना पड़ता है और इसकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। अगर आप बिस एक्राइल अमाइड ज्यादा ले रहे हैं तो पोर का साइज छोटा रहेगा, और अगर आप बिस एक्राइल अमाइड कम ले रहे हैं तो पोर का साइज बड़ा रहेगा। जैसे आप इस एग्जांपल से देख लीजिए, अगर बिस एक्राइल अमाइड ज्यादा हो गए हैं तो वो फ्रीक्वेंटली आकर के बाइंड करेगा, मान लीजिए यहाँ कर लेगा तो केवल इतना सा पोर बना है। अगर वो कम है तो वो कहीं कहीं पर बाइंड करेगा, जैसे एक यहाँ हो गया तो वो यहाँ ना होकर के यहाँ होगा तो पोर का साइज बढ़ जाएगा। तो अगर कम ले रहे हैं तो पोर का साइज ज्यादा रहेगा, अगर ज्यादा ले रहे हैं तो पोर का साइज कम रहेगा। तो अकॉर्डिंगली हमें अपने प्रोटीन को सेपरेट करवाना है तो हम अपने हिसाब से पोर का साइज रख सकते हैं, कहाँ पर ज्यादा कहाँ पर कम हमें रखना है। इसीलिए इसको हम प्रोटीन के लिए स्पेशली यूज करते हैं। तो ऐसे जेल प्रिपेयर किया जाता है पेज के लिए। ये यहां तक तो हम कल पढ़ चुके थे। अब मैं आपको पढ़ा रही हूं आगे का पार्ट, यानी पेज के टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो पेज जो है अपना दो टाइप का होता है, पॉलीएक्राइल अमाइड जेल
दो टाइप से होता है पेज। एक होता है नेटिव और एक होता है एसडीएस। दोनों में क्या डिफरेंस है? नेटिव वाला प्रोटीन की फोल्डिंग को डिस्टर्ब नहीं करता है। प्रोटीन की फोल्डिंग एज इट इज रहेगी और यहां जो सेपरेशन होता है, क्योंकि प्रोटीन जैसा है ना, प्रोटीन जैसा है ऐसा ही हम वेल के अंदर डाल देते हैं, वो मूव करेगा। वहां हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, अलग से कोई चार्ज नहीं दे रहे हैं, अलग से स्ट्रक्चर को तोड़ नहीं रहे हैं। तो जैसा हमारा प्रोटीन है नेटिव फॉर्म में, ऐसे ही हम उसको वेल में डाल के सेपरेट करवा लेते हैं। तो इसीलिए यहां पर सेपरेशन चार्ज अपॉन मास रेशो के बिहाफ पर होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको बिल्कुल नेटिव रख रहे हैं तो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं चार्ज का, जिस तरह हमारे डीएनए आरएनए में था, है ना। अब कहीं पर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है, कहीं हाइड्रोफिलिक है, उसमें भी कहीं पर पॉजिटिवली चार्ज है, कहीं पर निगेटिवली चार्ज है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवनली है, इस वजह से वहां सेपरेशन चार्ज अपॉन मास के बिहाफ पर होगा कि इतना हमने मास ले लिया है, इतने मास में कितना चार्ज है। अगर चार्ज है तो वो मूवमेंट हो जाएगा, नहीं चार्ज है तो मूवमेंट उसका कम रहेगा। तो नेटिव पेज के अंदर सेपरेशन चार्ज अपॉन मास के हिसाब से होता है, जबकि एसडीएस पेज में भी आगे दो कैटेगरी हम देखने वाले हैं। एक रहेगा रिड्यूस्ड एसडीएस पेज होता है, और एक आपका नॉन रिड्यूस्ड एसडीएस पेज होता है। बट दोनों में सेपरेशन तो इक्वली ही होगा, मतलब सेपरेशन का मैकेनिज्म सेम है। क्या सेपरेशन है? यहां हम अपने प्रोटीन को डिग्रेड करवा देते हैं। डिग्रेड इन द सेंस जितने भी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोफोबिक है, आयनिक इंटरेक्शन है और वंडरवॉल फोर्सेस है, उन सबको हम हटवा देते हैं और पूरे प्रोटीन पर इक्वली नेगेटिव चार्ज कर देते हैं, जिससे कि जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो सबके लिए बराबर हो जाता है। और यहाँ पर सेपरेशन केवल साइज के बिहाफ पर होगा, जैसे हमने डीएनए में किया था। बस फर्क ये है, डीएनए आरएनए में चार्ज नेचुरली प्रेजेंट होता है, बट यहाँ हम प्रोटीन को तोड़ करके, प्रोटीन की सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर को तोड़ करके उसे लीनियर फॉर्म में करके सब पर इवनली नेगेटिव चार्ज स्प्रेड करवा देते हैं विद द हेल्प ऑफ एसडीएस। सब पर नेगेटिव चार्ज हो गया तो वहां पर जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो बराबर हो जाता है। अब जो मूवमेंट देखने को मिलेगी वो उनके साइज के बिहाफ पर होगी, किसका साइज ज्यादा है किसका कम है। तो इस केस में सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज होता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज होता है। अब ये जो रिड्यूस्ड है नॉन रिड्यूस्ड, दोनों में हमने एसडीएस यूज किया है, मतलब दोनों में मैकेनिज्म तो सेम है कि चार्ज के साइज के बिहाफ पर ही सेपरेशन होगा। बाकी फर्क क्या है? देखिए रिड्यूस्ड वाला जो होता है उसमें हम बीटा मरकैप्टो इथेनॉल का यूज करते हैं। ये क्या करता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड को ये तोड़ देता है रिड्यूस्ड कंडीशन करके। तो रिड्यूस्ड कंडीशन में हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड एस बॉन्ड एस रहता है, वो एस में कन्वर्ट होकर के, तो यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड भी टूटता है, आपको पता होगा। बाकी जो हाइड्रोजन हाइड्रोफोबिक सब जिसको एसडीएस तोड़ रहा है वो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है। तो एसडीएस सारे नॉन कोवेलेंट को तो तोड़ देता है, लेकिन जो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि कोवेलेंट की कैटेगरी में आता है उसे नहीं तोड़ पाएगा। तो अगर मुझे डाइसल्फाइड बॉन्ड भी तोड़वाने हैं तो वहां हम बीटा मरकैप्टो इथेनॉल का अगर यूज कर रहे हैं
तो उसे रिड्यूस्ड एसडीएस पेज कहते हैं। और अगर आप केवल एसडीएस यूज कर रहे हैं, कोई बीटा मरकैप्टोइथेनॉल नहीं दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन रिड्यूस्ड एसडीएस पेज। पर दोनों में मैकेनिज्म सेम है कि हम सब पर इवनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके और फिर साइज के बिहाफ पर सेपरेशन करवाते हैं। ओके एवरीवन, तो पहले मैं आपको नेटिव पढ़ाऊंगी, फिर एसडीएस पेज में रिड्यूस वाला पढ़ेंगे और नॉन रिड्यूस वाला पढ़ेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है जिसको हम कंप्लीट करके क्लास को खत्म करेंगे। उसके बाद फिर आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग और इसके पीवाईक्यूज शाम वाली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, इतना बताइए, समझ आया? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए बोलना ठीक रहेगा क्या, जबकि इसकी हेल्प से स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट। हाँ देखो, अपना जो पेज वाला है ना, इस पेज से स्पेसिफिकली तो ये प्रोटीन के लिए होता है, स्पेसिफिकली ये प्रोटीन के लिए है, लेकिन आप इसकी मदद से स्मॉल साइज के डीएनए को भी सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन डीएनए के लिए हमारे पास स्पेशल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, तो पेज को स्पेसिफिकली प्रोटीन के लिए ही कहा जाता है, लेकिन आप इसे स्मॉल साइज के डीएनए के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना, हो सकता है कभी स्टेटमेंट में दे दे ऐसे और आपको ऐसा लगे कि इससे तो केवल हम प्रोटीन ही सेपरेट करते हैं, डीएनए भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली प्रोटीन के लिए इसको यूज किया जाता है। प्रोटीन डीनेचर्ड एंड प्रोटीन फ्रेगमेंट सेम होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग होते हैं। प्रोटीन के फ्रेगमेंटेशन का तो मतलब है आपके पास ये एक प्रोटीन है और इनके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो आपने तोड़ दिया है। तो अगर पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ा है तो फ्रेगमेंट तैयार होंगे, फ्रेगमेंट। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है या फिर नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन टूट रहे हैं तो उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब आपने पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ करके फ्रेगमेंट कर लिए हैं, इतना पार्ट है, इतना पार्ट है, इतना पार्ट है। और डीनेचुरेशन का मतलब केवल जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है, मतलब सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को आपने हटाया है, बाकी सब सेम है। ठीक है, और एक होता है उनकी सब यूनिट में हटा देना। कुछ प्रोटीन खासकर जो क्वाटरनरी होते हैं, हमने पढ़ा था ना कि क्वाटरनरी में अलग अलग यूनिट्स होती हैं, तो उसे बोलते हैं ओलिगोमेरिक या होमोडाइमेरिक, टेट्रामेरिक। उन्हें आप हटा रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप उनको सब यूनिट्स में अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एसडीएस क्या करता है? एसडीएस फ्रेगमेंट नहीं कर रहा है, एसडीएस डीनेचर्ड कर रहा है। जबकि अगर हम बीटा मरकैप्टोइथेनॉल को लेते हैं, फ्रेगमेंटेशन तो ये भी नहीं करेगा, बस ये क्या करेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ देगा। फ्रेगमेंटेशन कब होगी? जब पेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा तब फ्रेगमेंटेशन होगा, बाकी तो डीनेचुरेशन होता है। ये कॉन्सेप्ट फिर से एक बार आएगा, मैं बता दूंगी डिटेल में। अभी शुरू करते हैं अपना नेटिव पेज, शुरू करते हैं। देखो नेटिव पेज क्या है, नाम से इंडिकेशन है और कई बार हमने पढ़ भी लिया है, फिर भी एक बार बता देते हैं। नेटिव पेज का मतलब है इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करेंगे डन अंडर नॉन डीनेचुरेटिंग कंडीशन, मतलब यहां पर डीनेचर्ड नहीं करना है, प्रोटीन को बिल्कुल नेटिव फॉर्म में रखना है। द प्रोटीन्स नेचुरल स्ट्रक्चर, चार्ज एंड इंटरेक्शन रिमेन इंटैक्ट, सब कुछ सेम रहेगा, उसका चार्ज भी, उसका इंटरेक्शन भी, उसकी स्ट्रक्चर भी, सब कुछ। प्रिंसिपल क्या है? प्रोटीन सैंपल को हम मिक्स करेंगे बफर के साथ, ऐसा बफर जिसमें ना ही तो एसडीएस होना चाहिए, ना ही बीटा मरकैप्टोइथेनॉल होना चाहिए, और मेक श्योर ना ही हीटिंग होनी चाहिए। हम अपने सैंपल को हीट नहीं करेंगे। Therefore, protein migrate according to their native charge, size and shape. तो
नेटिव पेज में जो सेपरेशन आपको देखने को मिलेगा वो उनके जो नेचुरल चार्ज है, उनका साइज है और उनका शेप है, उसके बिहाफ पर ही देखने को मिलेगा। द जेल इज यूजुअली मेड अप ऑफ पॉलीएक्राइलामाइड, जिसके पोर का साइज एडजस्ट कर सकते हैं हम बाय चेंजिंग द परसेंटेज ऑफ एक्राइल अमाइड कॉन्सेंट्रेशन। तो उसका पोर का साइज भी हम अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। सेपरेशन किस पर डिपेंड करेगा? देखो, नेट चार्ज जो है मोर नेगेटिव है। अगर कोई, कैसे हो सकता है कोई मोर नेगेटिव? जिस पर नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड ज्यादा है तो वो आपका मोर नेगेटिव होगा। मूव फास्टर टूवर्ड द एनोड, तो वो एनोड के साइड फास्ट मूव करेगा। साइज के हिसाब से भी देखेंगे आप, जो अपना प्रोटीन साइज में छोटा होगा वो फास्ट मूव करेगा। और थर्ड है शेप के बिहाफ पर भी, जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होगा वो फास्ट मूव करेगा, रादर जो रिलैक्स्ड फॉर्म में होता है। सो कॉम्पैक्ट ग्लोबुलर प्रोटीन मूव फास्टर देन द इलोंगेटेड वन। तो यहाँ तीनों फिनोमिना चेक किए जाते हैं। उनका चार्ज भी डिपेंड करेगा, उनका साइज भी, उनका शेप भी, क्योंकि यहाँ हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। तो हर एक फैक्टर को कंसीडर किया जाएगा उनके सेपरेशन को लेकर के। तो ये सेपरेशन डिपेंड करेगा इन सारे फैक्टर्स पर। आगे देखते हैं कौन कौन से केमिकल हमें यूज करने होते हैं। तो इसमें एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है जो आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में नहीं पढ़ा है। ये पॉइंट क्या कहता है? देखो, वहां हमने केवल एक टाइप का जेल बनाया था, लेकिन पेज के अंदर, चाहे वो आपका नेटिव हो चाहे एसडीएस हो, एसडीएस के भी चाहे दोनों टाइप हो, सभी के अंदर दो टाइप के जेल बनते हैं। एक का नाम है स्टैकिंग जेल और एक का नाम होता है रिजोल्विंग या फिर सेपरेटिंग जेल। क्या फर्क है? दोनों बने हैं पॉलीएक्राइल अमाइड से ही, लेकिन दोनों में कॉन्सेंट्रेशन अलग है। और एक और बहुत बड़ा डिफरेंस, दोनों का पीएच भी अलग अलग है। तो देखो, नेटिव पेज हो या फिर एसडीएस पेज हो, दो लेयर बनाई जाती है जेल की। एक को स्टैकिंग जेल बोलते हैं जो कि टॉप पर रहता है, एक रिजोल्विंग जेल होता है जो कि बॉटम में रहता है। दे डिफर, इन दोनों में क्या फर्क है? पीएच में फर्क है दोनों के, एक्राइल अमाइड की कॉन्सेंट्रेशन में फर्क है, और दोनों का पर्पस भी अलग अलग है। पहले बात करते हैं स्टैकिंग जेल की। दिखाई कैसे देता है, मैं आपको एक बार अपरेटस दिखा देती हूँ। ऐसे तैयार किया जाता है, वर्टिकली हम तैयार करते हैं अपने एसडीएस पेज वाले को, जिसमें ऊपर होता है सॉरी ऊपर रहता है स्टैकिंग जेल, आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर रहता है स्टैकिंग जेल ये, और एक लाइन दिखाई दे रही होगी। इस लाइन से जो सारा नीचे है इसको बोलते हैं रनिंग जेल या सेपरेटिंग जेल। तो दो बनाते हैं अलग अलग। जो वेल है वो हमारे स्टैकिंग जेल में होते हैं। तो वर्टिकली हम इसको लगा रहे हैं, तो सबसे पहले रनिंग जेल को सेट किया जाता है, उसके ऊपर स्टैकिंग जेल अलग से अलग कॉन्सेंट्रेशन के साथ में यहां लगाया जाता है। अब मैं आपको बता रही हूं हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, यहाँ दो अलग अलग टाइप के जेल हम क्यों लगा रहे हैं। तो पहले देख लिया आपने, यहाँ रनिंग है और ऊपर है स्टैकिंग। स्टैकिंग में एज इट इज जैसे वेल लगे हुए हैं, जैसे हमने पहले भी देखे थे। स्टैकिंग जेल का पर्पस क्या है? देखिए, पहले बात कर लेते हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को लेकर के। तो इसका पर्पस क्या है स्टैकिंग जेल का? टू कॉन्सेंट्रेट ऑल प्रोटीन सैंपल इनटू अ थिन शार्प बैंड बिफोर दे एंटर द रिजोल्विंग जेल। एक्राइल अमाइड का कॉन्सेंट्रेशन हमने कितना लिया है? 4%, जो कि लो है। लो क्यों है? क्योंकि रिजोल्विंग जेल में हम कॉन्सेंट्रेशन 8 से 12% लेते हैं। सो स्टैकिंग जेल में अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन कम रख रही हूं, तो आपको पता ही है कॉन्सेंट्रेशन और पोर का साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन कम रखी है तो पोर का साइज कैसा होगा? लार्ज होगा। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो पोर का साइज जो है कम रहेगा। और क्या बड़ी बात, यहाँ पर बफर के लिए आपने ट्रिस HCl लिया है जो कि पीएच को मेंटेन करेगा। और कितना पीएच मेंटेन करना है?
यहाँ आप 6.8 का पीएच मेंटेन करेंगे, यहाँ पर 8.8 का पीएच मेंटेन किया जाता है। और क्या है, पीएच रेशनल, मतलब क्रिएट द डिफरेंस आयन माइग्रेशन रेट। क्लोरीन लेते हैं हम, जो अपना बफर है इससे। एक है आपका ग्लाइसिन भी लेते हैं, यहाँ रनिंग बफर जो हम यहाँ यूज करेंगे वहां से ग्लाइसिन आता है। तो ग्लाइसिन हो गया है, क्लोरीन हो गया है। इफेक्ट क्या होगा, स्टैकिंग जेल हमारे पूरे सैंपल पर क्या इफेक्ट डालता है, all protein regardless of the size are stacked into a narrow band between chlorine and glycine। तो इस पूरे पार्ट को एक बार समझाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एनालॉजी बताती हूँ ताकि चीजें और अच्छे से कनेक्ट हो। तो देखिए, मान लीजिए आपने एक रेस कंडक्ट की है ना, आप एक रेस कंडक्ट कर रहे हैं और उस रेस में हर टाइप के या फिर हर एज के जो पर्सन है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक पर्टिकुलर एज ली है, किसी भी एज के और कैसे भी जो है यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो लाइन है रनिंग की, जहां से रनिंग स्टार्ट होनी है, वो लाइन ना यहाँ से है, मतलब इस लाइन पर सबको खड़ा होना है, जो भी रेस के लिए जा रहे हैं सबको यहाँ खड़ा होना है ना। तो फिर ये एरिया किस लिए है, ये एरिया है सबको तैयार करने के लिए, ये वाला पार्ट, कि सारे यहाँ तैयार होकर के यहाँ लाइन में खड़े हो जाएंगे और फिर यहाँ से आपको अपनी रनिंग शुरू करनी है ना। एक तो ये बिल्कुल फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे यहाँ से शुरू करेंगे। अब जिसमें जितना पोटेंशियल है वो उस हिसाब से मूव करेंगे। मान लीजिए इसकी खूब तेज दौड़ता है, ये सबसे आगे बढ़ जाएगा, ये थोड़ा सा स्लो मूव करता है तो ये यहाँ रह जाएगा, ये यहाँ चलेगा। ये अपने हिसाब से, मतलब जो भी इनका स्ट्रेंथ है उस हिसाब से ये भागेंगे, दौड़ेंगे। लेकिन एक बात देखो, अगर मुझे शुरुआत करनी है यहाँ से, लेकिन यहाँ ये सारे आ गए हैं जिनको भी दौड़ना है, और हमने कहा कि देखो यहाँ ना एक रेस है, आपको दौड़ करके ना यहाँ तक जाना है, आपको दौड़ करके यहाँ तक जाना है, मैंने बता दिया सबको। और अब सोचना कि जैसे मैंने कहा कि सबको दौड़ करके यहाँ तक जाना है, अब उन्होंने यहीं से भागना शुरू कर दिया। ये यहाँ था, इसको यहाँ पता लगा कि तुम्हें भाग करके यहाँ तक जाना है, इसने यहीं से भागना शुरू कर दिया। ये यहाँ था, इसको यहाँ पता लगा कि तुम्हें भाग करके यहाँ तक जाना है, इसने यहाँ से भागना शुरू कर दिया, इसने यहाँ से भागना शुरू कर दिया, इसने यहाँ से, ठीक है, ऐसे भाग रहे हैं। और एक ये है कि हम इन सबको यहाँ पर इकट्ठा करें पहले और फिर इन्हें कहें कि अब भागना है तुम्हें, अब जैसी तुम्हारी स्ट्रेंथ है ऐसे भागो, उस हिसाब से ही तुम आगे पीछे रहोगे। तो क्या लगता है कौन सा तरीका ज्यादा फेयर है, ये पहले वाला जिसमें मैंने सबको यहाँ बिल्कुल यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर दिया है और अब भागो, और एक दूसरा ये है कि कहीं से भी चल रहे हैं, कहीं से भी भाग करके और तब इस पार्ट को क्रॉस कर रहे हैं। तो बताओ कौन सा फेयर लगता है, कौन सा ऐसा है जो आपको सही रिजल्ट देगा, जिसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। बाउंड्री वाला है ना, ऑफ कोर्स, जिसमें हमने ये सेट कर दिया है कि देखो सबको यहाँ खड़े होकर के चलना है। सेम कॉन्सेप्ट अपने प्रोटीन वाले में लगा लीजिए, बिल्कुल सेम। यहाँ पर ये वाला पार्ट जिसमें मैंने क्या किया, उन सभी को यहां पर लेकर के आ गई, दिस इज कॉल्ड स्टैकिंग जेल। और जहां ये वाला जो पार्ट है, जहां पर वो रियल अपना सेपरेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज या अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज अपॉन मास रेशो, वो है आपका रिजोल्विंग जेल, वो है आपका रिजोल्विंग जेल। मैं एक बार फिर से समझाती हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखते रहिएगा जब मैं आपको समझा रही हूँ। तो देखो, स्टैकिंग जेल है और एक है हमारा रनिंग जेल। मैंने अपना सैंपल यहाँ पोर कर दिया है, अपना सैंपल मैंने यहाँ पोर कर दिया है, और मैं ये चाहती हूं कि मेरे सारे प्रोटीन, जिसका साइज कम है, ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है, कम है, कुछ भी हो, स्टैकिंग जेल उन सबको बिल्कुल एंड तक जब ये यहाँ आएंगे उन सबको एक शार्प लाइन के अंदर रख देता है। स्टैकिंग जेल से जब हमारा सैंपल मूव करके आता है ना, तो सबको यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाता है, सबको यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाएगा।
अब यहाँ कंडीशन अलग है, जो स्टैकिंग जेल है उसमें पोर का साइज बड़ा है, क्योंकि यहाँ तो मुझे सेपरेशन नहीं करना है, बस यहाँ तो मुझे ऐसा करना है कि सारे बिल्कुल शार्प बैंड की फॉर्म में यहाँ पर इकट्ठे हो जाएं। जो रियल सेपरेशन है वो तो यहाँ पर चलेगा, क्योंकि यहाँ मैंने पोर का साइज फिक्स करके रखा हुआ है, जितना मुझे चाहिए उतना ही साइज मैंने यहाँ रखा है। जबकि यहाँ साइज क्या है, लार्ज, क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली मुझे सेपरेट नहीं करना है, बस ये है कि किसी तरीके से अपना सारा प्रोटीन रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबको यहाँ पर रख दिया जाएगा। अब एक बात देखो, अगर स्टैकिंग जेल नहीं होता, कंप्लीट अपना रनिंग जेल रहता कंप्लीट, और वेल में मैंने अपने प्रोटीन डाल दिए हैं, तो वो सेम फिनोमेना देखने को मिलता है आपको कि किसी का साइज बड़ा है किसी का छोटा है, तो वो रैंडमली मूव कर रहे होते, और आपको जो बैंड मिलता ना, वो बैंड कुछ ऐसा मिलता, इसको स्मीयर्स बैंड बोलते हैं। कोई शार्प बैंड देखने को नहीं मिलता, इसीलिए यहाँ हम दो टाइप के जेल को इस्तेमाल कर रहे हैं, द स्टैकिंग जेल एंड रनिंग जेल। अब स्टैकिंग जेल में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे प्रोटीन को एक लाइन पर शार्पली बैंड की फॉर्म में लगा रहे हैं? तो यहाँ पर दो चीजें हैं जो मदद करेंगी हमारे प्रोटीन को यहाँ कॉन्सेंट्रेट करने में। कौन कौन है? अपना जो ट्रिस HCl लिया था हमने, ट्रिस HCl, तो ट्रिस HCl पीएच को मेंटेन करने के लिए Cl नेगेटिव को देता है, क्योंकि कोई भी बफर है वो कैसे पीएच के चेंज को रजिस्ट करता है, उसके पास जो H होता है वो H पॉजिटिव डोनेट करता रहता है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक बीकर है और यहाँ जो भी सॉल्यूशन आपने रखा है उसमें जैसे ही बेस डालना शुरू करते हैं तो ऑफ कोर्स इसका पीएच अब बढ़ना शुरू होगा, लेकिन यहाँ अगर ये HCl है तो ये HCl क्या करेगा, अपना H पॉजिटिव Cl नेगेटिव अलग कर देगा। तो जैसे जैसे आप NaOH डालते जा रहे हैं ऐसे ऐसे ही H पॉजिटिव उससे रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और पीएच के चेंज को रजिस्ट करता है। ऐसे ही हमारे ट्रिस HCl ने किया, तो ऐसा करते वक्त इसके जो क्लोरीन आयन है Cl नेगेटिव ये फ्री हो गए हैं, तो आपके स्टैकिंग जेल के अंदर ऐसे क्लोरीन आयन प्रेजेंट है। कहां से आए मैंने आपको बता दिया है। एक आपको याद होगा ट्रेलिंग आयन भी हमने दिया है, एक हमने ट्रेलिंग आयन दिया है यहाँ जिसका नाम है ग्लाइसिन, जिसका नाम है ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन ही हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि स्टैकिंग जेल का पीएच हमने कितना मेंटेन किया है, 6.8 मेंटेन किया है। तो आप कोई भी अमीनो एसिड ले सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है उस अमीनो एसिड का पीआई, इंडिविजुअल अमीनो एसिड का जो पीआई है वो 6.8 के आसपास होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने पढ़ाया है आपको अलग अलग जितने भी अमीनो एसिड है सबका पीआई हमने निकालना सीखा है, तो आप देख लेना जो भी अमीनो एसिड का पीआई लगभग इसके आसपास होता है आप उसी अमीनो एसिड को यहाँ ले सकते हैं। सबसे ज्यादा लिया जाता है ग्लाइसिन को, ऐसा इसलिए नहीं कि केवल इसी का पीआई 6.8 के आसपास होता है, ऐसे आपको कई सारे अमीनो एसिड मिल जाएंगे जिनका पीआई 6.8 के आसपास होता है, लेकिन ग्लाइसिन हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसकी साइज काफी छोटी है, तो ये मतलब मूव करने के लिए ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लगेगा और ये आराम से मूव कर सकता है और बाकी अपने प्रोटीन के पार्ट को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि इसकी साइड चेन बहुत छोटी है। तो एक हम ग्लाइसिन ले रहे हैं। अच्छा हम क्यों ले रहे हैं मैं आपको सब बताऊंगी, बस फिलहाल समझते जाइएगा। एक तो मेरे स्टैकिंग जेल में Cl नेगेटिव हो गया, एक मैंने अलग से डाला है बफर के अंदर मिक्स करके, मैंने ग्लाइसिन भी डाला है और पीएच मेंटेन करवाया है 6.8। अब आप देखना यहाँ क्या होगा, जैसे ही आपने वेल के अंदर प्रोटीन पुट पोर कर दिया है, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे यहां से प्रोटीन भागना शुरू करेंगे, लेकिन देखो प्रोटीन से पहले कौन भागेगा, क्लोरीन भागेगा, क्योंकि क्लोरीन पर भी तो नेगेटिव चार्ज है ना, तो जैसे आपने लाइट ऑन किया तो क्लोरीन भी भागेंगे, तो आगे आगे रहेगा आपका क्लोरीन। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लोरीन एक तो साइज में छोटा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, तो सबसे पहले ये भागना शुरू करेगा। अब अगर ग्लाइसिन की बात करें तो हमने पीएच भी कितना रखा है, 6.8।
इसका पीआई भी लगभग 6.8 के आसपास होता है। तो जब पीएच पीआई के बराबर हो जाता है, आपको पता ही है जब पीएच पीआई के बराबर हो जाता है तो हमारे ग्लाइसिन पर जो नेट चार्ज है वो 0 हो जाएगा। ग्लाइसिन पर नेट चार्ज 0 होगा। जब नेट चार्ज 0 है तो बहुत ही स्लो मूव करेगा। तो अपना जो ग्लाइसिन है, अगर इसका डायरेक्शन देखा जाए मूवमेंट में, तो वो आपको यहां देखने को मिलेगा। और प्रोटीन, प्रोटीन पर क्योंकि चार्ज अलग अलग है, लेकिन बिल्कुल 0 तो नहीं है कि वो ग्लाइसिन जितना हो जाए, और बिल्कुल नेगेटिव भी नहीं है कि वो क्लोरीन जितना हो जाए। तो प्रोटीन आपको यहां देखने को मिलेगा। प्रोटीन आपको यहां देखने को मिलेगा। तो इस वेल के अंदर क्लोरीन भी है, इस वेल के अंदर प्रोटीन भी है और ग्लाइसिन भी है। जैसे स्विच ऑन किया, इस वेल से प्रोटीन सब कुछ मूव करने शुरू करेंगे। सबसे आगे कौन होगा? क्लोरीन। सबसे पीछे कौन होगा? ग्लाइसिन। और प्रोटीन हमारा बीच में हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर के एज अ फनल का काम कर रहे हैं कि अपने प्रोटीन को वो आगे, मतलब ज्यादा आगे भी नहीं बढ़ने दे रहे हैं क्योंकि आगे आगे तो सारे क्लोरीन है, पीछे भी नहीं मूव करने देंगे क्योंकि पीछे पीछे ग्लाइसिन है, तो वो बीच में रहेगा। तो देखना भी आप, ये क्लोरीन है और ये ग्लाइसिन है, ये ऐसे ऐसे मूव करते रहेंगे, अपना प्रोटीन बीच में ही रहेगा। ऐसे 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 मूव करते रहेंगे, अपना क्लोरीन बीच में रहेगा, सॉरी अपना प्रोटीन जो है बीच में रहेगा। इसको लेके आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, और जब वो यहाँ आ जाएगा इस बाउंड्री पर, इन दोनों की बाउंड्री पर यहाँ आकर के चीजें रुक जाएंगी। क्यों रुक गई हैं? क्योंकि इस जेल का कॉन्सेंट्रेशन भी, पीएच भी, सब कुछ अलग है। तो जिस स्पीड से वो ऊपर मूव करते हुए आ रहे थे, उस सेम स्पीड से नीचे तो मूव करेंगे नहीं। तो वो यहाँ प्रोटीन, हालांकि क्लोरीन तो मूव कर जाएंगे, देखो क्लोरीन साइज में भी छोटा है, नेगेटिव चार्ज है, तो जिस स्पीड से वो यहाँ मूव कर रहा था ना, उसी स्पीड से वो यहाँ भी मूव करेगा। तो नीचे से क्लोरीन तो निकल के चला जाएगा, उसके बाद में जो प्रोटीन है वो सब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं, सब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं। ये काम है स्टैकिंग जेल का, कि सभी प्रोटीन को इक्वली यहां ला करके छोड़ दिया है। अब अपना जो रिजोल्विंग या फिर रनिंग जेल है, उसमें हमने पोर का साइज फिक्स रखा हुआ है। अब जब आगे का मूवमेंट होगा तो वहां इस प्रोटीन की कोई मदद नहीं करेगा। क्लोरीन है वो नीचे निकल के भाग गया है। ग्लाइसिन जो है ना, जैसे वो यहां जाएगा, क्योंकि यहाँ का पीएच 8.8 है, उसमें हमारा ग्लाइसिन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो वो भी निकल के भाग जाएगा। अब प्रोटीन अपने साइज के हिसाब से भागेगा। स्टैकिंग जेल में प्रोटीन को कौन मूव करा रहा है? क्लोरीन और ग्लाइसिन उसको मूव करवा रहे हैं, ला करके यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर दिया है। अब जैसे वो बाउंड्री पे आएगा ना, अब उसका जितना भी मूवमेंट होगा वो उसका खुद का होगा, क्योंकि क्लोरीन निकल के चला गया, ग्लाइसिन भी निकल जाएगा, बचा केवल प्रोटीन। अब प्रोटीन का जैसा चार्ज है, जैसा मास है, और जैसा यहाँ पोर का साइज है, अब बिल्कुल फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। भाई जिसका जितना चार्ज है कर जाओ मूव, जिसका जितना साइज है करो मूव। तो उस हिसाब से यहाँ कोई भी पार्शलिटी नहीं की जाएगी, किसी की हेल्प नहीं की जाएगी। यहाँ तक तो हेल्प की गई है, सबको हमने लाइन में खड़ा कर दिया, लेकिन जब आगे होगा वहां कोई हेल्प नहीं की जाएगी। जैसे सेम आप यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ तक आने के लिए मैं इन सबकी मदद करूंगी कि सारे यहाँ जाकर के खड़े हो जाओ, उन सबको लेके आऊंगी, उनके ऊपर बैच वगैरह सब लगा करके यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में तुम्हें मदद करूंगी। क्या कभी आपने ऐसा देखा कि इस लाइन के बाद में भी हम कोई किसी की मदद कर रहा हो कि चलो मैं तुम्हें जो है ना मूव करवा देता हूँ? ऐसा तो नहीं होता। यहाँ तक सब मदद करते हैं कि ठीक है तुम यहाँ खड़े हो जाओ, लेकिन यहाँ एक बार खड़े होने के बाद अब जब इनका मूवमेंट होगा तो वो खुद इनकी स्ट्रेंथ के बिहाफ पर होगा कि वो कितना मूव कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी ऐसे है। स्टैकिंग जेल में क्लोरीन और ग्लाइसिन वो मदद कर रहे हैं प्रोटीन की, ताकि तुम सारे एक लाइन पर आ जाओ। लेकिन इसके बाद वो सब निकल जाते हैं, अब प्रोटीन अपने साइज के, अपने मास के हिसाब से मूव करेगा। तो ये काम है स्टैकिंग जेल का। मुझे बता दो एक बार। अच्छा ठीक, मैं एक बार ये और बता देती हूँ, रनिंग जेल में क्या होगा। रनिंग जेल के अंदर हमने
पीएच रखा हुआ है 8.8, हमारे ग्लाइसिन का पीआई, हमारे ग्लाइसिन का जो पीआई है उसका जो पीएच है वो ज्यादा हो गया है पीआई से। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा है। अगर किसी का पीएच उसके पीआई से ज्यादा हो जाता है तो ओवरऑल उस पर चार्ज कैसा आ जाता है, नेगेटिव। तो जैसे ही हमारा ग्लाइसिन रनिंग जेल के पास आएगा तो ग्लाइसिन अब न्यूट्रल नहीं बल्कि ग्लाइसिन अब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और प्रोटीन के कंपैरिजन में ग्लाइसिन तो छोटा है ही, साथ में उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ गया, तो वो यहां से निकल करके सीधा भागेगा। अब क्लोरीन तो साइज में छोटा है ही, वो तो भाग ही रहा है। अब केवल कौन बच गए, इस बाउंड्री पर केवल प्रोटीन बच गए हैं। अब ये अपने हिसाब से मूव करेंगे जैसे इनके पास साइज या मास है। तो मुझे बताइए ये बात समझ आई क्या कि हम स्टैकिंग जेल क्यों ले रहे हैं, रनिंग जेल हम अलग अलग क्यों ले रहे हैं, बताओ मुझे एक बार। ग्लाइसिन को कौन सा जेल प्रोवाइड करेगा, दोनों जेल में ग्लाइसिन होंगे। बाकी केमिकल वाला पार्ट मैं आगे समझाऊंगी अभी। बताओ फटाफट, कोई पार्ट रिवाइज तो नहीं करना है ना, कोई पार्ट रिवाइज तो नहीं करना, समझ गए स्टैकिंग जेल और रनिंग जेल हम क्यों ले रहे हैं अलग अलग, क्लियर है, बता दो फटाफट। डन, चलिए ठीक है, ग्रेट, समझ गए हैं। तो बस देखो अब इतनी सी बात और, ये पूरा पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ। देखो स्टैकिंग जेल का इफेक्ट क्या होता है, ऑल प्रोटीन रिगार्डलेस ऑफ द साइज आर स्टैक इनटू द नैरो बैंड बिटवीन क्लोरीन जो कि फास्ट आयन है एंड ग्लाइसिन जो कि स्लो आयन है। तो ये इफेक्ट पड़ता है, साइज का कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोर का साइज बड़ा है। अब प्रोटीन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो वो सेम मूवमेंट से चलेगा, सेम से, क्योंकि सभी प्रोटीन के साइज छोटा हो या बड़ा हो, सभी प्रोटीन के सॉरी सभी प्रोटीन के पहले क्लोरीन है और सभी प्रोटीन के बाद ग्लाइसिन है, तो वो बिल्कुल सेम मूव करेंगे। और पोर का साइज हमने बड़ा रखा हुआ है, तो यहाँ रिगार्डलेस ऑफ साइज वो मूव करके सारे स्टैक हो जाएंगे। अच्छा, जो रिजोल्विंग या जो सेपरेटिंग जेल है उसमें क्या होगा, टू सेपरेट द प्रोटीन बेस्ड ऑन साइज चार्ज एंड शेप। एक्राइलमाइड कॉन्सेंट्रेशन यहाँ हम हाई रख रहे हैं ताकि पोर का साइज स्मॉल है रहे। बफर ट्रिस HCl है जिसका पीएच 8.8 मेंटेन किया गया है। तो एट हाइयर पीएच ग्लाइसिन मोर आयनाइज्ड हो जाएगा और फास्टर माइग्रेट करेगा। इसके फास्ट माइग्रेट करने से वो प्रोटीन को ओवरटेक कर देगा। अभी तक तो वो प्रोटीन से ऊपर था, साथ साथ चल रहा था, लेकिन जैसे वो रिजोल्विंग जेल में आएगा अब वो हमारे प्रोटीन को ओवरटेक कर देगा एंड प्रोटीन सेपरेट बाय देयर प्रॉपर्टीज। अब प्रोटीन अपनी प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर सेपरेट होगा। इफेक्ट क्या होगा, प्रोटीन माइग्रेट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन साइज अपॉन चार्ज रेशो, जो कि रिजोल्व होगा एज डिस्टिंक्ट बैंड। सबके अलग अलग बैंड आएंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज अपॉन चार्ज रेशो। ठीक है जी, हाँ। जब आप जैसे करंट अप्लाई करते हैं, सो लीडिंग आयन कौन सा है, क्लोरीन, जो कि ट्रिस HCl से आया है, ये सबसे आगे आगे भागेगा। जो हमारा ट्रेलिंग आयन है यानी कि ग्लाइसिन, जो कि आपको ट्रिस ग्लाइसिन बफर से मिलता है,
ये मूव करेगा स्लोली क्योंकि फिलहाल इस पीएच पर ये अनचार्ज है और हमारा प्रोटीन दोनों के बीच में होगा, स्क्वीज्ड फॉर्म में रहे, स्टैक फॉर्म में रहेगा दोनों के बीच में। When they reach the resolving gel, लेकिन जब ये रिजोल्विंग जेल पर पहुंचेंगे, ग्लाइसिन फुल्ली नेगेटिवली चार्ज हो गया है, प्रोटीन को ओवरटेक करके आगे बढ़ जाएगा। हमारी जो स्टैकिंग लगी थी कि क्लोरीन है, प्रोटीन है, ग्लाइसिन है, वो टूट जाती है। प्रोटीन नाउ सेपरेट बेस्ड ऑन द चार्ज टू मास रेशियो। अब वो कैसे मूव करेंगे? चार्ज टू मास रेशियो के बिहाफ पर मूव करेंगे, और अगर एसडीएस पेज है तो वो साइज के बिहाफ पर मूव करेंगे। ओके अब आते हैं कौन कौन से केमिकल हैं जो हमें यहाँ देने होंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या देंगे? एक्राइल अमाइड और बिस एक्राइल अमाइड देंगे, ठीक है। साथ में अमोनियम पर सल्फेट यानी एपीएस भी देना होगा, और साथ में टिमिड देंगे। तो ये तो आपको पता ही है, स्टार्टिंग के 3 स्टेप तो किस लिए दे रहे हैं? ताकि हमारा पॉलीएक्राइल अमाइड जेल बन जाए। तो इन सब का काम आपको पता है। अब जो खास बात जानने वाली है वो यहां से है। फोर्थ क्या है? ट्रिस बफर। आप क्या दे रहे हैं? ट्रिस बफर दे रहे हैं, जिसमें ट्रिस हाइड्रोक्सी मिथाइल अमोनियो मिथेन है। पर्पस क्या है? ये हमारे पूरे सॉल्यूशन का पीएच मेंटेन करता है, एज वेल एज उसको आयनिक स्ट्रेंथ भी देता है ताकि वहां करंट फ्लो हो सके। यूज इन बोथ जेल, दोनों जेल में यूज किया जाएगा, दोनों जेल की प्रिपरेशन में एंड रनिंग बफर में ये यूज किया जाता है। पीएच क्या है? स्टैकिंग जेल में ये पीएच मेंटेन करता है 6.8, रिजोल्विंग जेल के अंदर ये मेंटेन करता है पीएच 8.8, और जो हमारा रनिंग बफर है, जो कि अपने जैसे जो हमने जेल तैयार कर लिया इसके साइड में हम जो डालते हैं उसका पीएच 8.3 मेंटेन किया जाता है। अच्छा, और क्या चाहिएगा? ग्लाइसिन। पर्पस क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ द रनिंग बफर, जिसको ट्रिस ग्लाइसिन कहते हैं। ये रनिंग बफर का पार्ट है, एक्ट करता है एज अ ट्रेलिंग आयन इन द डिसकंटिन्यूअस बफर सिस्टम। अच्छा, जो मैंने आपको बताया ना, ये अभी स्टैकिंग है, रिजोल्विंग है, इसको डिसकंटिन्यूअस बफर सिस्टम बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर स्टैकिंग है और नीचे आपका रिजोल्विंग है, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया ना। मतलब ऐसा नहीं कि प्रोटीन जहां से मूव किए हैं वो सेम इन्वायरमेंट फेस कर रहे हैं, स्टैकिंग में अलग और रिजोल्विंग में अलग। इसको आप डिसकंटिन्यूअस बफर सिस्टम भी कहते हैं, जो हेल्प करता है हमारे प्रोटीन को शार्प बैंड की फॉर्म में स्टैक करने में। तो ये है आपका ग्लाइसिन जो रनिंग बफर में आता है। फिर है ग्लिसरॉल, आपको पता ही है इसका, तो इंक्रीज सैंपल की डेंसिटी ताकि वो आराम से वेल के अंदर सिंक हो जाए। इंश्योर द सैंपल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेल। ब्रोमोफिनोल ब्लू, ये भी आपको पता है, ट्रैकिंग डाई बोलते हैं, जो माइग्रेट होता है आगे आगे हमारे सैंपल के। सो माइग्रेट अहेड ऑफ प्रोटीन टू मॉनिटर इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोग्रेस को। डिस्टिल्ड वाटर का भी आप यूज कर सकते हैं। पर्पस क्या है? सोलवेंट फॉर ऑल रिएजेंट, जितने भी रिएजेंट आपने यहाँ यूज किए हैं सबको किसमें डिजोल्व किया है? पानी में डिजोल्व किया है। इंश्योर द प्योरिटी एंड कंसिस्टेंस पॉलीमराइजेशन। तो ये सारे केमिकल हैं, जिनमें से कुछ तो आपको पता ही है, ये तीनों आपने पढ़ लिया है। इन सब के बारे में हमने कल पढ़ा था भी एगरोज में। जो अलग चीज है वो बस वो यहाँ पर है कि स्टैकिंग रिजोल्विंग जेल अलग अलग ले रहे हैं। इसमें ट्रिस बफर है पीएच को मेंटेन करने के लिए, और एक ले रहे हैं आप ट्रिस ग्लाइसिन जो रनिंग बफर से मिलता है, और इसको ट्राइलिंग आयन कहते हैं, जो हमारे प्रोटीन को स्टैक करने में मदद करता है। ये सारे केमिकल हैं। अब स्टेप्स क्या क्या है? सबसे पहले तो आप जेल ही प्रिपेयर करेंगे, है ना। सो प्रिपेयर करेंगे, रिजोल्विंग जेल को पहले प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि आपका वो जो एपरेटस है ना, वो वर्टिकली रखा जाता है, वर्टिकली उसको रखते हैं। जैसे हमने देखा था एगरोस का हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं, बट अपना जो चैम्बर है पेस के लिए वो वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल में जो पहले नीचे वाला पार्ट है, पहले तो वो बनेगा ना, उसके ऊपर फिर रखा जाएगा। तो नीचे होता है हमारा रिजोल्विंग जेल, तो पहले हम रिजोल्विंग जेल बना करके उसमें पोर करेंगे। आफ्टर दैट फिर उसके ऊपर लगाएंगे हम जो हमारा स्टैकिंग जेल है। सो प्रिपेयर द रिजोल्विंग जेल, चूज द कॉन्सेंट्रेशन 8 to 12% होती है,
और वो फिर डिपेंड भी करता है आपके प्रोटीन के साइज पर। एक्राइलमाइड, बिसएक्राइलमाइड, ट्रिस HCl और डिस्टिल्ड वाटर आप ऐड करेंगे। एड APS एंड टिमिड लास्ट टू स्टार्ट द पॉलीमराइजेशन। ये सब चीजें आप एक साथ ऐड कर देंगे। क्या क्या ऐड करना है? एक तो एक्राइलमाइड, बिसएक्राइलमाइड, फिर आप पानी डालेंगे और ट्रिस HCl भी डालेंगे, ट्रिस HCl बफर। लेकिन इससे पॉलीमराइजेशन तो नहीं होगा। इतना डाल करके आपने रख दिया, फिर जब आपको करवाना है पॉलीमराइजेशन, केवल उस टाइम पर आप APS और टिमिड को ऐड करेंगे एंड देन पोर बिटवीन ग्लास प्लेट एंड ओवरले विद वाटर और ब्यूटेनॉल टू रिमूव द बबल्स। अलाउ टू पॉलीमराइज 30 मिनट। पोर करने के बाद आप उस अपरेटस को 30 मिनट तक रखेंगे ताकि पूरा जेल प्रिपेयर हो जाए, सब में पोर की फॉर्मेशन भी हो जाए। फिर है प्रिपेयर द स्टैकिंग जेल। लो कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे अपनी, यहाँ पर भी एक्राइलमाइड लेंगे, बिसएक्राइलमाइड लेंगे, ट्रिस HCl बफर लेंगे जिसमें pH आप 6.8 मेंटेन करेंगे, डिस्टिल वाटर लेंगे, APS टिमिड लेंगे, पोर कर देंगे और उसको पॉलीमराइज करने के लिए रख देंगे 15 से 20। लेकिन स्टैकिंग जेल बनाते हुए आपको कॉम भी लगाना है। यहाँ कोई कॉम नहीं लगेगा कि वेलिंग, जो वेल बनानी है मुझे, वो केवल स्टैकिंग जेल में होती है। तो यहाँ स्टैकिंग जेल को पोर करते वक्त आप सबसे पहले कॉम भी लगाएंगे ताकि वेल बन जाए। इतना काम हो गया। नीचे वाला जो अपना जेल है pH के साथ तैयार हो गया है, ऊपर वाला भी तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे? सैंपल को तैयार करेंगे। सैंपल में मिक्स प्रोटीन सैंपल विद द सैंपल बफर विदाउट SDS एंड विदाउट बीटा मरकैप्टोइथेनॉल। इसमें बस आप क्या डालेंगे? ट्रिस बफर डालेंगे, ग्लिसरॉल डालेंगे और ब्रोमोफिनोल ब्लू डालेंगे। डू नॉट हीट द सैंपल। सैंपल को हीट नहीं करना है क्योंकि मुझे प्रोटीन को नेटिव फॉर्म में रखना है। तो अगर हम नेटिव वाला कर रहे हैं तो बस सैंपल लेंगे, सैंपल के अंदर हम लोडिंग डाई डाल देंगे जिसमें ग्लिसरॉल होगा जो उसको डेंसिटी प्रोवाइड करेगा और ब्रोमोफिनोल होगा जो ट्रैकिंग डाई की तरह एक्ट करेगा। आफ्टर दैट इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेटअप लगाएंगे, जो असेंबल करेंगे अपने जेल को इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक के अंदर। एड ट्रिस ग्लाइसिन रनिंग बफर। फिर वहां आप ऐड करेंगे ट्रिस ग्लाइसिन को विदाउट STS। फिर केयरफुली अपने सैंपल को वेल के अंदर लोड कर देंगे। आफ्टर दैट रनिंग करेंगे जेल को, कनेक्ट करेंगे पावर सप्लाई से। स्टैकिंग जेल का लगभग आपको रखना है 80 वोल्ट के आसपास और रिजोल्विंग का रखना है 120 के आसपास। रन करेंगे जब तक आपकी ट्रैकिंग डाई बिल्कुल बॉटम पर नहीं आ जाती है, तब तक उसको ऐसे ही रन करते रहना है। क्योंकि ट्रैकिंग डाई अगर बिल्कुल बॉटम पर आ गई है मतलब सैंपल भी सेपरेट हो गया है, क्योंकि ट्रैकिंग डाई हमारे सैंपल के आगे आगे चल रही होती है। तो ट्रैकिंग डाई को देख, क्योंकि ये कलरफुल है तो इसको तो आप देख सकते हैं। ट्रैकिंग डाई को आप देख करके जेल को रन करते रहेंगे जब तक ये बॉटम पर नहीं आ जाता है। इतना होने के बाद फिर आप स्टेनिंग करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे। स्टेनिंग कैसे करते हैं? आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस आप अपने पूरे सैंपल को कॉमेसिव ब्रिलियंट ब्लू और सिल्वर स्टेन से स्टेन करेंगे। ये वही डाई है जो मैंने आपको बताई थी जब हम प्रोटीन का सेपरेशन पढ़ी थी। कॉमेसिव जो ब्रिलियंट ब्लू है वो ब्लू कलर का आपको अपीयरेंस देता है। सो डिस्टेन विद मिथेनॉल एसिटिक एसिड वाटर सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व द प्रोटीन बैंड। फिर आप प्रोटीन के बैंड को ऑब्जर्व करेंगे, जहां जहां बैंड हो, कि ये जो कॉमेसिव डाई है ये हमारे प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है। जैसे फिर वहां आप ब्लू लाइट देंगे तो वो ऐसे चमकेगा और आपको बता देगा कि यहाँ यहाँ बैंड मिले हैं। आफ्टर दैट एनालाइज करेंगे, बैंड आर सेपरेटेड। किस बिहाफ पर सेपरेट हुए हैं? नेट चार्ज टू मास रेशियो एंड अपने शेप के बिहाफ पर। एक्टिव प्रोटीन जैसे एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस है कैन बी टेस्ट बाय एक्टिविटी एसे डायरेक्टली ऑन द जेल। तो जी ये है आपका नेटिव पेज। बताइए कोई बात ऐसी जो ना समझ आई हो, बताएंगे। हालांकि आपने अगर कल वाला पार्ट पढ़ा है तो अब तो आपको चीजें आसान लग रही होंगी। 2-4 चीजें अलग हैं, बाकी तो सेम ही फिनोमिना है। बोलो बोलो फटाफट।
बताइए, डन हो गया? कोई डाउट नहीं किसी को? चलो बढ़िया, क्लियर है, गुड। चलो बढ़ते हैं फिर आगे अपने नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एसडीएस पेज, बिल्कुल सेम। यहां भी स्टैकिंग लेंगे हम, रिजोल्विंग लेंगे, बस फर्क इतना आ गया है, अब की बार आप एसडीएस प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ हमें थोड़ा एसडीएस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ये कैसे काम करता है, कैसे प्रोटीन को निगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। सो एसडीएस पेज इज एन इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक जो प्रोटीन को सेपरेट करती है, किस बिहाफ पर, मोलिकुलर वेट। यहां आप चार्ज अपॉन मास रेशो नहीं रखेंगे, क्योंकि पूरे प्रोटीन को सेम चार्ज दे दिया है आपने। अब तो सीधा सेपरेशन केवल साइज के बिहाफ पर होगा, अंडर द डी नेचरिंग कंडीशन। कैसी कंडीशन में? डी नेचर वाली कंडीशन में। इट एलिमिनेट द डिफरेंसेस ड्यू टू शेप और चार्ज, सो दैट माइग्रेशन डिपेंड ओनली ऑन द प्रोटीन साइज। यहां ना तो शेप रहेगी, क्योंकि शेप, किसी भी प्रोटीन की शेप कैसे आती है, उसके नॉन कोवलेंट बॉन्ड की वजह से आती है, या फिर उसके डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से आती है। वो सब आपने सबके तुड़वा दिए हैं, तो सारे प्रोटीन बिल्कुल एक लीनियर चेन की तरह आ गए हैं, और उस पूरी लीनियर चेन पर हर जगह नेगेटिव चार्ज है। तो मतलब एसडीएस पेज में आपका प्रोटीन ना बिल्कुल डीएनए जैसा हो जाता है, लीनियर और पूरे पर नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल इक्वली नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ ना तो शेप के बिहाफ पर होगा, ना ही चार्ज के बिहाफ पर होगा, केवल और केवल साइज के बिहाफ पर प्रोटीन का सेपरेशन देखा जाएगा। प्रिंसिपल क्या है इसका? एसडीएस जो कि एक एनायनिक डिटर्जेंट है, बाइंड करता है प्रोटीन से और प्रोटीन को अनफोल्ड कर देता है। 3D स्ट्रक्चर है अगर, तो उसको डीनेचर करके लीनियर चेन में लेकर के आ जाता है। और यही नहीं करता, साथ साथ हमारे प्रोटीन पर यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज भी देता है, उसकी लेंथ के बिहाफ पर। किसी की लेंथ अगर बड़ी है तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज, अगर लेंथ छोटी है तो कम नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगेन ऐसा नहीं कि जो बड़ा है उस पर ज्यादा नेगेटिव है तो वो ज्यादा भागेगा, नहीं नहीं, चार्ज के बिहाफ पर सेपरेशन नहीं होगा, क्योंकि सब पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो सेम आएगा। तो सब पर सेम फोर्स अप्लाई होगा, बस उनके साइज के बिहाफ पर फ्रिक्शन लगेगा। किसी का साइज बड़ा है तो फ्रिक्शन ज्यादा, स्लो मूव करेगा, किसी का साइज छोटा है, फ्रिक्शन कम, तो फास्ट मूव करेगा। फोर्स सब पर बराबर लग रही है, क्योंकि सब पर जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो बराबर है। सो गिव यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज प्रोपोर्शनल टू देयर लेंथ। और एक जो एसडीएस मॉलिक्यूल है वो दो अमीनो एसिड के साथ कनेक्ट करता है, एक एसडीएस दो अमीनो एसिड के साथ कनेक्ट करता है। सो ऑल प्रोटीन माइग्रेट टूवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी एनोड की साइड बढ़ेंगे, और उनका जो रेट होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके मोलिकुलर वेट के हिसाब से या फिर साइज के हिसाब से। सो स्मॉल प्रोटीन माइग्रेट फास्टर थ्रू द जेल पोर्स। ओके, तो अभी देखो एसडीएस करता क्या है। एसडीएस एक डिटर्जेंट है, कैसे काम करता है? इसके पास ये एम्पीपैथिक है, मतलब इसके पास पोलर पार्ट भी है और नॉन पोलर भी है। तो ये देखो एसडीएस हैज टू मेन पार्ट, हाइड्रोफोबिक टेल जो कि नॉन पोलर होता है। हाइड्रोफोबिक टेल कैसी है? नॉन पोलर है, लॉन्ग 12 कार्बन की एल्काइल चेन है, इसीलिए इसका नाम क्या है? डो डिसाइल या डो डिकाइल है, सोडियम डोडिकाइल सल्फेट। सो डोडिकाइल का मतलब क्या होता है? 12 कार्बन की एक बड़ी सी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। एंड नॉन पोलर है, जो इंटरैक्ट करेगी हमारे प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक के साथ, क्योंकि प्रोटीन में हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होगा और हाइड्रोफिलिक भी होगा। तो एसडीएस का जो हाइड्रोफोबिक वाला जो टेल वाला पार्ट है ये कनेक्ट करता है हमारे प्रोटीन के हाइड्रोफोबिक वाले पार्ट से, और इसके पास हाइड्रोफिलिक यानी हेड पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है, जिसमें सल्फेट ग्रुप SO4 नेगेटिव होता है विद अ सोडियम आयन एंड ए पॉजिटिव एज अ काउंटर आयन।
स्ट्रोंगली पोलर है और नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए हम इसको एनायनिक डिटर्जेंट कहते हैं। एसडीएस डिसरप्ट करता है अनफोल्ड प्रोटीन को, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, केवल नॉन कोवेलेंट। और अगेन 1.4 ग्राम एसडीएस पर ग्राम प्रोटीन के हिसाब से दिया जाता है। मतलब आपका प्रोटीन कितने ग्राम है वो आपको देखना है, और जितना भी ग्राम है उसे 1.4 से मल्टीप्लाई करके आप देंगे। मतलब 1 ग्राम प्रोटीन में के चार्ज को मास्क करने के लिए आपको 1.4 ग्राम एसडीएस देना होता है। तो ये क्या करता है एसडीएस, हमारे प्रोटीन का जो अमीनो एसिड है उनके जो रियल चार्ज है उसको मास्क करके केवल अपना चार्ज शो करता है, और इसके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। इसीलिए प्रोटीन पर जो उसका नेचुरल चार्ज है वो उसको कैंसिल आउट कर देता है, तो सब पर अपना अपना चार्ज लगा देगा तो वो फुल्ली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये देखो कुछ ऐसा होता है, ये इसकी हाइड्रोफोबिक टेल है जिसमें 12 कार्बन होते हैं और एंड पर लगा होता है SO4 नेगेटिव, साथ में इस पे कनेक्टेड होता है सोडियम काउंटर आयन की तरह, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज आके कनेक्ट हो जाता है। ऐसे काम करेगा अपना एसडीएस। तो ये देखो यहाँ हमारा जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन में सारे पार्ट होते हैं। जो इसकी हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो सरफेस पर रहेगा और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अंदर रहेगा। जैसे ही एसडीएस को डाला जाता है, एसडीएस हाइड्रोफोबिक के साथ कनेक्ट करके और जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है वो यहाँ कनेक्ट कर देता है, और ऐसे करते करते इसके बीच में जितने भी नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस है सबको डिग्रेड करके उसे लीनियर चेन की फॉर्म में लेकर के आ जाता है। तो मतलब एसडीएस क्या है, एक डीनेचरिंग एजेंट है। तो हमारे प्रोटीन के अंदर, हमारे प्रोटीन में कौन कौन से इंटरेक्शन होते हैं, कोवेलेंट भी होते हैं एंड नॉन कोवेलेंट भी होता है। कोवेलेंट में 2 हैं, पेप्टाइड बॉन्ड और एक है डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और नॉन कोवेलेंट की बात करें तो इसमें हर टाइप का इंटरेक्शन मिल सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोफोबिक हो सकता है, और क्या है, आयनिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, और एक वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल इंटरेक्शन, ये भी हो सकता है ना, ये सारे इंटरेक्शन हो सकते हैं। तो एसडीएस क्या करेगा, केवल इन इंटरेक्शन को तोड़ेगा। तो आपका प्रोटीन इसके पास इस तरीके से इंटरेक्शन से सारे, हाइड्रोजन वाला भी है ना, और आयनिक भी है, सारा इंटरेक्शन है, इस तरीके से ये कनेक्टेड है। जैसे ही आपने एसडीएस दिया, जैसे ही आप इसको एसडीएस देते हैं, केवल एसडीएस और कुछ नहीं दे रहे हैं, तो एसडीएस देने के बाद ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको, और पूरे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हुआ। ये एसडीएस ने किया है, ये किया है एसडीएस ने, इसे बोलते हैं डीनेचुरेशन, इसे बोलते हैं डीनेचुरेशन। मतलब कि हमारा प्रोटीन डीनेचर्ड हो गया है, फ्रेगमेंटेड नहीं हुआ है। फ्रेगमेंटेशन आप कब कहेंगे, यदि कोई ऐसा हो जो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ सकता है तो वो आकर के बैकबोन को तोड़ देता है। बैकबोन को तोड़ेगा तो कैसे करेगा, देखो इस तरीके से
इतना पार्ट एक मिल जाएगा आपको, इतना पार्ट एक मिल जाएगा, इतना पार्ट एक मिल जाएगा, इतना पार्ट एक, जहां भी वो तोड़ता है अलग अलग होते हैं जो स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं, तो इसे आप बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन, इसे आप बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। ओके जी, बताएं, कोई डाउट? तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन और ये होता है डीनेचुरेशन। तो एसडीएस ने केवल किया है डीनेचुरेशन, ना कि फ्रेगमेंटेशन। ठीक, तो अगर आप केवल एसडीएस ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं नॉन रिड्यूस्ड एसडीएस बेस, और अगर आप यहाँ बीटा मर कैप्टोइथेनॉल भी लोगे तो वो हो जाएगा रिड्यूस्ड एसडीएस बेस। तो उसमें क्या होता है ये देखो, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन होनी जरूरी है, ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन होनी जरूरी है, तब जाकर के डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। ऐसे ये देखो, अपना एक सिस्टीन रेजिड्यू है जिस पर SH होता है और एक और सिस्टीन रेजिड्यू जिस पर SH है। जैसे ही ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन आती है, ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन में ये दोनों H निकल जाते हैं, अपने सिस्टीन पर ये एक S और दूसरे सिस्टीन पर जो दूसरा S था ये बना देता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये कब हुआ? ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन में होता है। लेकिन अगर आप रिड्यूस्ड कंडीशन दे देंगे, अगर आप रिड्यूस्ड कंडीशन देंगे तो वो फिर से SH मतलब कि डाइसल्फाइड बॉन्ड टूट जाएगा। रिड्यूस्ड कंडीशन के लिए आप यूज करते हैं बीटा मर कैप्टोइथेनॉल, मर कैप्टोइथेनॉल। लेकिन जरूरी नहीं है कि जब भी आप बीटा मर कैप्टोइथेनॉल दोगे तो वो हमेशा हमारे प्रोटीन को डिग्रेड ही कर देगा। जैसे देखिए, प्रोटीन में अलग अलग केस बनते हैं। एक आपने ऐसा प्रोटीन लिया, ये एक ही चेन है और यहां इस तरीके से प्रेजेंट है चीजें, आपने बीटा मर कैप्टोइथेनॉल दिया, बीटा मर कैप्टोइथेनॉल ये दिया आपने, तो प्रोटीन कैसा हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा ऐसे। तो कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ है, लीनियर फॉर्म में आ गया है। लेकिन केस ऐसा भी हो सकता है, अगर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, तो मान लीजिए ये आपका एक प्रोटीन है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक और पॉलीपेप्टाइड चेन है, और इन दोनों को कनेक्ट करवा रहा है डाइसल्फाइड बॉन्ड। और यदि इस केस में आप बीटा मर कैप्टोइथेनॉल देते हैं तो यहाँ एक ये जो पेप्टाइड है ये अलग हो जाएगी और ये पेप्टाइड अलग हो जाएगी। ये भी फ्रेगमेंटेशन नहीं है, ये क्या है? इसकी जो सब यूनिट है ना वो अलग अलग हो गई है। यही वो पार्ट है जहां से CSIR नेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अलग अलग फॉर्म में दे दिया जाता है और बैंड दे देते हैं आपको, और फिर पूछते हैं कि बताइए जो प्रोटीन हमने इंट्रोड्यूस किया था उसमें कितनी यूनिट्स हैं, तो ये सब यूनिट में ऐसे डिवाइड कर देता है। अगर आपको फ्रेगमेंटेशन करना है तो आपको ऐसा एजेंट देना पड़ेगा जो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है। अदरवाइज सारे फैक्टर जो हैं जैसे कि SDS है, बीटा मर कैप्टोइथेनॉल है, वो बस उसको डीनेचर्ड कर रहे हैं। या फिर अगर किसी प्रोटीन की कई सारी सब यूनिट हैं तो उन सब यूनिट को अलग अलग कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन नहीं करेंगे। तो जब आप बीटा मर कैप्टोइथेनॉल दे रहे हैं तो वो आपका रिड्यूस्ड एसडीएस बेस हो जाएगा, और अगर आप केवल एसडीएस दे रहे हैं तो वहां मेरा प्रोटीन केवल डीनेचर्ड होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं टूटेंगे। इसका केस क्या है, मतलब वो कैसा दिखाई देगा? उसमें कुछ ऐसा केस रहेगा कि ये आपने एक प्रोटीन लिया और मान लीजिए इसका ये इस तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, मान लीजिए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी है, हर टाइप का इसमें कनेक्शन देखने को मिला है, लेकिन डाइसल्फाइड भी है। आपने केवल एसडीएस दिया है, तो एसडीएस दिया है तो ये जो है इस तरीके से आपको दिखाई देगा, मतलब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड अभी भी यहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक, क्योंकि ये केवल नॉन कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ता है। और यहां इसी केस में बीटा मर कैप्टोइथेनॉल भी दे दिया जाए
और एसडीएस भी दे दिया जाए, बीटा मार कैप्टोइथेनॉल भी दिया प्लस एसडीएस भी दिया है, अब जाकर के आपको लीनियर चेन मिलेगी और पूरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो ये केस रहता है। इसमें भी मैं आपको सारे जितने भी अलग अलग केस है पूरे समझाऊंगी। तो ये है हमारा एसडीएस पेज, ये अपना एसडीएस है। कैसे काम करेगा? हाइड्रोफोबिक के साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और हाइड्रोफिलिक के साथ हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट इंटरेक्शन करके पूरे प्रोटीन में इनकॉर्पोरेट होकर के उसको तोड़ देता है, उसके जो सारे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है उनको ब्रेक कर देगा। तो अब आगे देखो नेक्स्ट, यहां भी अगेन दो ही जेल आपको यूज करने होते हैं। एक स्टैकिंग जेल रहेगा जिसमें एक्राइलामाइड 4% होगा, पीएच 6.8 होगा, प्रोटीन को एक शार्प बैंड में कॉन्सेंट्रेट कर देंगे। एक रिजोल्विंग जेल होता है, 8 से 12% एक्राइलामाइड होता है, पीएच 8.8 मेंटेन किया जाता है। फंक्शन क्या है? सेपरेट करना प्रोटीन को उसके साइज के बिहाफ पर। स्टेप्स क्या क्या है? सबसे पहले आपने जेल को प्रिपेयर कर लिया है, आपको पता ही कैसे करना है। एक्राइलामाइड, बिसएक्राइलामाइड लेंगे, एपीएस लेंगे, टिमिड लेंगे और ट्रिस HCl लेंगे और अब की बार आप एसडीएस भी ऐड करेंगे। इनिशिएट पॉलीमराइजेशन विद एपीएस एंड टिमिड। सैंपल को प्रिपेयर करेंगे, मिक्स प्रोटीन विद सैंपल बफर कंटेनिंग, जिसमें एसडीएस होगा जो डीनेचर करेगा प्लस प्रोटीन को नेगेटिव चार्ज से कोट कर देगा। आप बीटा मार कैप्टोइथेनॉल भी डाल सकते हैं यदि डाइसल्फाइड बॉन्ड भी तुड़वाना है। तो बीटा मार कैप्टोइथेनॉल जिसको आप DTT भी बोलते हैं, ब्रेक डाइसल्फाइड बॉन्ड। ग्लिसरॉल देंगे ताकि हमारे लोडिंग जो है आसानी से हो सके। ब्रोमोफिनॉल देंगे ताकि ट्रैकिंग डाई की तरह ये काम करे। इसको बॉईल भी कर लेते हैं 95 डिग्री सेल्सियस पर 3 से 5 मिनट के लिए, ताकि अगर थोड़ा बहुत डीनेचुरेशन रह गया है, एसडीएस नहीं कर पाया है, तो वो भी हो जाए। तो ये टेम्परेचर भी दिया जाता है। फिर बस लोड सैंपल को लोड करेंगे वेल के अंदर। ऐड रनिंग बफर जिसमें ग्लाइसिन एसडीएस पीएच 8.3 ऐड करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे। पूरे बैंड सेपरेट होने के बाद आप उसको स्टेनिंग करके विजुअलाइज कर सकते हैं। स्टेनिंग के लिए वही कॉमेसिव ब्रिलियंट ब्लू लेंगे जो वेरी कॉमन होता है, आप सिल्वर स्टेन भी कर सकते हैं और प्रोटीन के बैंड देखने के लिए आप लाइट को फोल्ड करा करके चेक करेंगे। डन एवरीवन? कोई डाउट है? हाँ जी बताइए। हाँ नहीं मैं ठीक हूँ। बताओ यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आया क्या? नहीं नहीं कोमल पढ़ना पड़ेगा अभी तो। कल तुम कह रही थी ना कि मैम मैं ये सोच रही हूँ यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते होंगे। आज वही पार्ट पढ़ा रही हूँ जहां से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है? तो पढ़ लो ये पार्ट, वरना फिर कहोगे मैम क्वेश्चन कहाँ से आ गए तो पता ही नहीं चला। चलो डन हो गया यहां तक? कोई डाउट तो नहीं? चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिड्यूस्ड एसडीएस पेज पर चलते हैं। हालांकि बता चुकी हूं इसके बारे में। रिड्यूस्ड यानी आप लेंगे बीटा मरकैप्टोइथेनॉल और एसडीएस पेज है तो आप लेंगे एसडीएस। खासकर इसको यूज क्यों किया जाता है? आप रिड्यूस्ड कब यूज करते हैं? रिड्यूस्ड एसडीएस पेज कब यूज किया जाता है? जब आप ये जानना चाहते हैं कि जिस प्रोटीन को सेपरेट करवा रहे हैं क्या ये प्रोटीन मल्टीमेरिक है या नहीं।
ये प्रोटीन मल्टीमेरिक है या नहीं, ये जानने के लिए आप रिड्यूस्ड एसडीएस पेज करते हैं। मतलब कोई भी प्रोटीन सिंगल यूनिट से मिलकर बना हुआ है या एक से ज्यादा यूनिट है, तब हम रिड्यूस्ड एसडीएस पेज का यूज करते हैं। क्योंकि किसी भी प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन अगर मल्टीमेरिक है, मतलब उसके पास एक से ज्यादा सब यूनिट है, और एक से ज्यादा सब यूनिट को जोड़ने के लिए खासकर यूज किया जाता है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड। बाकी बॉन्डिंग भी हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है वो आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ठीक, तो रिड्यूस्ड एसडीएस पेज करके आप इस बॉन्ड को तोड़ लेंगे। जैसे ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो आपको दो बैंड दिखाई देंगे, क्योंकि अगर आप इस प्रोटीन को नेटिव पेज के अंदर रन कर रहे हैं, तो अगर इस मल्टीमेरिक प्रोटीन को नेटिव पेज में रन किया जाए तो ये प्रोटीन कितने बैंड देगा? कितने बैंड देगा? ये प्रोटीन केवल एक बैंड देगा, उसमें चाहे कितनी भी यूनिट हो, क्योंकि जितनी भी यूनिट है आपस में कनेक्टेड है, तो मूव तो साथ में ही करेंगी ना। तो नेटिव पेज में केवल आपको एक बैंड मिलेगा मल्टीमेरिक प्रोटीन का। अच्छा बताओ, अगर मैं एसडीएस पेज पर रन कर रही हूं, अगर मैं एसडीएस पेज पर रन कर रही हूं, तो बताइए मुझे कितने बैंड मिलेंगे किसी मल्टीमेरिक प्रोटीन के? किसी मल्टीमेरिक प्रोटीन के एसडीएस पेज में कितने बैंड मिलेंगे? चलो बताओ फटाफट। हाँ जी बोलिए, एक या दो? पक्का एक है? हाँ, चलो ठीक, वेरी गुड। तो क्योंकि एसडीएस पेज में हमने बीटा मार्क आपको इथेनॉल तो दिया नहीं, तो एक ही बैंड मिलेगा। अच्छा बताइए, अगर मैं इसको रिड्यूस्ड एसडीएस पेज में कर रही हूं, तो रिड्यूस्ड एसडीएस पेज में कर रही हूं तो कितने बैंड मिलेंगे? दो बैंड मिलेंगे, बस। ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया ना? बड़े से बड़े क्वेश्चन आप आराम से सोल्व करेंगे, बिल्कुल आराम से। बस यही कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि किसी भी प्रोटीन में आपको सब यूनिट भी देके रखेगा, वो हम देख रहे हैं, वन बाय वन सारे केस पढ़ रहे हैं। तो जैसे क्या करता है अपना ये जो पार्ट है रिड्यूस्ड एसडीएस पेज का, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ ओलिगोमेरिक नेचर ऑफ द प्रोटीन। किसी भी प्रोटीन का आपको अगर ओलिगोमेरिक नेचर जानना है कि ये प्रोटीन कई सारी यूनिट में है या सिंगल यूनिट में है, तो आप रिड्यूस एसडीएस पेज का यूज करेंगे। ओलिगोमेरिक नेचर का मतलब क्या होता है? मैनी प्रोटीन ऐसे हैं जो मल्टीमेरिक होते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं, और ये पॉलीपेप्टाइड एक जैसी भी हो सकती है, एग्जाम्पल होमो ओलिगोमेरिक, और अलग अलग भी हो सकती है, डिफरेंट ओलिगोमेरिक उसको बोलेंगे, सॉरी हेटेरो ओलिगोमेरिक बोलेंगे। द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ सब यूनिट ओलिगोमेरिक स्टेट को बताता है। जैसे इस डायग्राम को देखेंगे, प्रोटीन फोल्डेड विद पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज, ये मेरे पास ना प्रोटीन है, और ये एक प्रोटीन है, आप देख रहे हैं ये सिंगल प्रोटीन है, मैं इसको थोड़ा ब्लैक से कवर कर देती हूँ। ये ना मेरे पास एक प्रोटीन है, मतलब एक ही पॉलीपेप्टाइड है, और यहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये भी मेरे पास एक ही प्रोटीन है, लेकिन सब यूनिट अलग अलग हो गई है। देखो यहाँ ये डाइसल्फाइड से कनेक्टेड है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस्ड बाय 2 मरकैप्टोइथेनॉल डाइसल्फाइड बॉन्ड आर रिड्यूस्ड हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, इसको 2 मरकैप्टोइथेनॉल से ट्रीट किया। ट्रीट करने पर देखो, एक तो ये बॉन्ड टूटेगा, है ना, और एक ये बॉन्ड टूटेगा, और साथ में आपने एसडीएस भी दे दिया है, तो पूरे प्रोटीन अनफोल्ड हो गया, साथ में नेगेटिव चार्ज भी आ गया है। तो ये पूरा प्रोटीन, साथ में नेगेटिव चार्ज, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन। अब जैसे आप इसको रन कर रहे हैं, जैसे आप इसको रन करेंगे, आपको 3 बैंड दिखाई देंगे, आपको 3 बैंड दिखाई देंगे। 2 बैंड तो किसके हैं? इन दोनों पॉलीपेप्टाइड के हैं, और एक बैंड किसका है? इस पॉलीपेप्टाइड का, ये एक बैंड है। तो इस तरीके से बीटा मार्कैप्टोइथेनॉल के ट्रीट करने से
हमें पता चल जाता है कि हमारा प्रोटीन ओलिगोमेरिक तो नहीं है। जैसे अभी 1 बाय 1 सारे केस देख रहे हैं, एक्टिवली सब पार्टिसिपेट करके मुझे बताएंगे कि क्या रिजल्ट रहेगा। तो मान लीजिए मोनोमेरिक प्रोटीन क्या होता है? मोनोमेरिक प्रोटीन वो जिसमें केवल एक सब यूनिट बस, उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन हम एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, एक ऐसे प्रोटीन का एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड है और आपने इसको एसडीएस, रिड्यूस्ड एसडीएस फेज में रखा है। तो मुझे बताएंगे कितने बैंड देखने को मिलेंगे और कितने साइज का बैंड मिलेगा। साइज भी बताना मुझे, साइज भी बताएंगे और बैंड का नंबर भी बताएंगे। कौन सा है? सबके लिए रिड्यूस्ड मान के चल रहे हैं। अब जितने भी केस हम पढ़ेंगे सबके लिए रिड्यूस्ड एसडीएस पेज से मैं ट्रीट कर रही हूँ। तो अगर इस प्रोटीन को मैं एसडीएस, रिड्यूस वाले एसडीएस पर रन करती हूँ, तो बताओ मुझे कितने बैंड देखने को मिलेंगे। हाँ बिल्कुल माही, एचबी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ओलिगोमेरिक के लिए। फटाफट बोलो कितने बैंड मिलेंगे? एक मिलेगा या दो? वेरी गुड, एक ही तो है ना बस। बॉन्ड अगर टूट भी गया तो भी एक ही रहेगा, बॉन्ड नहीं टूटा तो भी एक रहेगा। आपको एक ही बैंड मिलेगा और एक बैंड का भी साइज कितना होगा? एक बैंड का भी साइज कितना होगा? 100 किलो डाल्टन। डन, ये तो आसान है। चाहे आपका प्रोटीन ऐसा है जिसपे कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं है तो भी एक ही बैंड मिलेगा और दोनों का जो साइज है वो 100 ही रहेगा। अभी दूसरा केस देखिएगा। दूसरा केस होमो डाइमेरिक है, अगेन 100 किलो डाल्टन का है, बट होमो डाइमेरिक है जिसमें कोवेलेंट इंटरेक्शन है, मतलब वो आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। तो अगर मैं इस होमो डाइमेरिक को दिखा देती हूँ, कैसा दिखेगा? एक ऐसे है और एक ऐसे है और आपस में कनेक्टेड है, बट कैसे कनेक्टेड है? नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन से कनेक्टेड है। यदि आप उसको नेटिव पेज के अंदर रन कर रहे हैं, नेटिव पेज, बताइए कितने बैंड आएंगे? बोलो, अगर आप उसको नेटिव पेज में रन कर रहे हैं तो कितने बैंड आएंगे? एक ही आएगा। साइज कितना? एक बैंड और साइज कितना रहेगा? 100 किलो डाल्टन, है ना? अच्छा, अगर मैं इसको बीटा मर कैप्टो इथेनॉल प्लस एसडीएस में दे रही हूं तो बताओ कितने बैंड आएंगे? कितने बैंड आएंगे? और कितने साइज के आएंगे? दो आएंगे 50-50 के, दो आएंगे 50-50 के, या एक आएगा? दो आएंगे। दो कैसे आएंगे? क्योंकि देखो हम एसडीएस भी दे रहे हैं ना, आपस में ये कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। हमने एसडीएस भी तो दिया है तो इस बॉन्ड को तोड़ दिया जाएगा। आपको दो बैंड मिलेंगे। दो बैंड मिलेंगे? नहीं, एक बैंड मिलेगा। दो बैंड नहीं मिलेंगे, आपको एक ही बैंड मिलेगा। देखो कैसे, क्योंकि दोनों का साइज सेम है ना, दोनों का साइज सेम है तो आपको एक ही बैंड मिलेगा, बस उस बैंड की थिकनेस थोड़ी बढ़ जाएगी।
उस बैंड की थिकनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों 50 किलो डाल्टन के ही है ना। अगर एक 40 या एक 60 का होता तो आपको 2 बैंड मिलते। ओनली बीएमसी यूज किए तो। हाँ, अगर केवल आप बीएमसीई यूज कर रहे हैं तो भी एक बैंड मिलेगा। अगर आप दोनों को यूज कर रहे हैं तो भी एक बैंड मिलेगा, और अगर आप केवल एसडीएस को यूज कर रहे हैं तो भी एक ही बैंड मिलेगा। मैं सारी कंडीशन यहाँ लिख देती हूँ, आप खाली बीएमसीई को दे दीजिए तो भी एक बैंड, अगर आप खाली एसडीएस को दे रहे हैं तो भी एक ही बैंड मिलेगा, और खाली अगर आप बीएम सी को दे रहे हैं तो भी एक ही बैंड मिलेगा। ठीक है, क्योंकि साइज सेम हो गया ना, साइज सेम है तो बैंड भी एक होगा। डन एवरीवन, समझ गए ना? क्योंकि हम कह रहे हैं होमोडाइमेरिक, होमोडाइमेरिक दोनों सेम है। अब यहीं पर एक केस और बना लेते हैं। होमोडाइमेरिक है, अच्छा एक केस हमने लिखा हुआ है और, होमोडाइमेरिक है लेकिन कनेक्टेड विद डाइसल्फाइड बॉन्ड। कैसे दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा। चलिए, मैंने इसको नेटिव पेज पे रखा तो नो डाउट एक बैंड। अगर मैं इसको बीटा मार कैप्टो इथेनॉल प्लस एसडीएस में रख रही हूं तो बताओ कितने बैंड मिलेंगे? बताओ बताओ कितने बैंड? बताओ कितने बैंड मिलेंगे? फिर वही गलती कर रहे हो, है ना? फिर वही गलती। एक ही बैंड मिलेगा क्योंकि होमोडाइमेरिक है, होमोडाइमेरिक है तो बैंड की थिकनेस हो जाएगी थोड़ी ज्यादा, बैंड की थिकनेस ज्यादा हो जाएगी, लेकिन बैंड तो एक ही मिलेगा ना, 50 किलो डाल्टन वाली लाइन में मिलेगा, और एक ही बैंड मिलेगा क्योंकि 50 किलो डाल्टन के हैं, है ना? होमोडाइमेरिक है। यहीं पर अगर हम कर दे हेट्रोडाइमेरिक है क्या? हाँ ये आ गया, हेट्रोडाइमेरिक है। हेट्रोडाइमेरिक है मतलब ऐसा है अपना प्रोटीन और ये आपस में कनेक्टेड है। अब मैं इसको ट्रीट कर रही हूं केवल एसडीएस पेज में, मैं केवल इसको एसडीएस पेज में रन कर रही हूं। ध्यान से बताना मुझे कितने बैंड मिलेंगे, कितने बैंड मिलेंगे अगर मैं एसडीएस पेज में रन कर रही हूं। अरे ध्यान से सुनो बाबा, ध्यान से, केवल एसडीएस पेज, ओनली एसडीएस पेज। क्या पहले से टाइप करके रखते हो क्या कि मैम ने जहां बोला फटाक से एंटर कर देना है? हाँ, एक मिलेगा ना, केवल एसडीएस पेज है तो ये तो ब्रेक होगा ही नहीं, आपको केवल एक बैंड मिलेगा, और वो भी कितना? 80 किलो डाल्टन का मिलेगा। और इसमें ये है आपका 30 का और ये है 50 का, सेम लिया आपने, सेम प्रोटीन, और अब की बार आपने इसको रखा बीटा मार कैप्टो इथेनॉल प्लस एसडीएस, दोनों दिए हैं। अब जरा बताओ, अब बोलो। हाँ अब बताओ। वेरी गुड, अब की बार मिलेंगे दो, फाइनली अब की बार दो मिल रहे हैं, और वो भी साइज कैसा कैसा?
30 वाला, हाँ 50 वाला मिलेगा ऊपर, 30 वाला नीचे। तो 50 किलो डाल्टन और एक मिलेगा आपको 30 किलो डाल्टन। डन। ऊपर वाला 50 होगा, नीचे वाला 30 होगा। हाँ, अब की बार फाइनली 2 आ ही गया है। चलो देखो, हेट्रो हेट्रोटेट्रामेरिक, हेट्रोटेट्रामेरिक है, हेट्रोटेट्रामेरिक। और मान लेते हैं हमने चारों में अलग अलग लेने हैं, तो चारों लेने हैं अलग अलग। एक ऐसा बना देते हैं, एक ऐसा बना देते हैं, और एक ऐसा बना देते हैं, और एक ऐसा। तो ये जो है आपस में कनेक्टेड है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है, और मैंने इसको दिया है हाँ, इनका साइज भी लिख लेते हैं। ये 70 का मान लेते हैं, ये 30 का है, ये 40 का है, ये 50 का है, ये 60 का है। अगर मैं इसको एसडीएस पेज पर रन कर रही हूं, केवल एसडीएस, तो आपको एक सिंगल अकेला बैंड मिलेगा। लेकिन अगर मैं बीटा मर कैप्टो इथेनॉल दे रही हूं, तो बताओ कितने बैंड मिलेंगे? बीटा मर कैप्टो इथेनॉल। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, बताएंगे कितने बैंड मिलेंगे? 4 मिलेंगे ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 4 बैंड, 4 बैंड मिलेंगे, है ना? और 4 में से चारों अलग अलग होंगे। सबसे नीचे 30, 40, 50 और 60। ठीक है। अच्छा, अपना जो हीमोग्लोबिन है, बताओ हीमोग्लोबिन के लिए कितने बैंड मिलेंगे? हीमोग्लोबिन के लिए अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, वो भी तो क्या है, टेट्रामर है ना? तो हीमोग्लोबिन के लिए कितने बैंड मिलेंगे? एसडीएस वाले में साइज कितना होगा? सबको मिला दो जानवी। अगर मैं इसको एसडीएस में करूँ तो सबको मिला दीजिए, 30, 40, 50, 60, और उतने साइज का आपको एक बैंड मिलेगा बस। एचबी के लिए 4, 4 नहीं 2 मिलेंगे ना? 2 अल्फा होते हैं, 2 बीटा होते हैं। 2 अल्फा 2 बीटा, तो अल्फा तो दोनों सेम है ना? दोनों अल्फा सेम है। एच बी अपना कैसा होता है? 2 अल्फा चेन होती है, 2 जो है तो कितने बैंड मिलेंगे? 2 मिलेंगे, 2 बैंड, 2 अल्फा के लिए और 2 बीटा के लिए। 2 अल्फा के लिए और 2 मिलेंगे बीटा के लिए। थोड़ी थिकनेस ज्यादा होगी क्योंकि 2 बैंड 2 फ्रेगमेंट एक जगह है।
तो 2 बैंड मिलेंगे आपको, अल्फा और बीटा। एक बार वो चेक कर लेना आप, कौन किसका साइज कितना होता है, ठीक है। चलो डन। कोई और केस रह गया हो तो बस यही आपके केस है। हाँ, यही कॉन्सेप्ट है बस, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग बैंड दे करके, ठीक है। हाँ, तो बस यहीं तक पढ़ रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को पूरा मजबूत कर लेना अपना। आइसो इलेक्ट्रोफोकसिंग और इस सारे कॉन्सेप्ट पूरे इलेक्ट्रोफोरेसिस के जो क्वेश्चन है शाम वाली क्लास में हम करेंगे, ठीक है। हाँ जी कोमल, बस यही सब क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं बस। होमो डाइमेरिक रिपीट, ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, थोड़े घुमा फिरा करके बस। हाँ, मायोग्लोबिन के लिए एक सिंगल बैंड मिलेगा, क्योंकि मायोग्लोबिन कैसा है, क्वाटरनरी नहीं है, टर्शरी है, एक ही पॉलीपेप्टाइड होती है। सो होमोडाइमेरिक में मुझे रिपीट करना है। देखो, होमोडाइमेरिक नाम से इंडिकेशन है, होमो यानी दोनों, डाइमेरिक यानी 2 सब यूनिट, और दोनों कैसी है, दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये है आपका होमोडाइमेरिक, दोनों यूनिट सेम है। अगर आप केवल एसडीएस कर रहे हैं, आपको एक बैंड मिलेगा, वो भी 100 किलो डाल्टन का। और अगर आप बीटा मर कैप्टोइथेनॉल दे रहे हैं तो भी आपको एक ही बैंड मिलेगा, क्योंकि दोनों सब यूनिट, ये भी 50 की है और ये भी 50 की है। जैसे आपने बीटा मर कैप्टोइथेनॉल दिया तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो आपको 2 सब यूनिट मिलेंगी, लेकिन जब वो मूव करेंगी तो दोनों एक ही जगह आकर के रुकेंगी। दोनों 50 किलो डाल्टन की है तो दोनों मूव करके यहीं पर रुकेंगी, तो इस बैंड का थिकनेस थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 यूनिट एक ही जगह पर प्रेजेंट है, बट बैंड एक ही मिलेगा। क्योंकि बैंड एक तो मिल रहा है क्योंकि दोनों का सेम साइज है। तो होमोडाइमेरिक में एसडीएस पेश कर लीजिए, या नेटिव कर लीजिए, या फिर आप रिड्यूस्ड एसडीएस कर लीजिए, आपको एक ही बैंड मिलने वाला है, ठीक है। हाँ, हाँ ठीक है। ठीक, शॉर्ट नोट्स मार्क कर देती हूँ। शॉर्ट नोट्स में ये सारे केस जो मैंने बताए हैं ना आपको, ये सारे केस लिख लेना, ये सारे केस आप लोग लिखेंगे जो मैं बताई हूँ। स्टार्टिंग से शॉर्ट नोट्स मार्क कर देती हूँ। ये वाली बात आप लोगों ने कल लिखी होगी, ये भी कल लिखा होगा। कल ये वाला पार्ट नहीं था तो शॉर्ट नोट्स में इसको ऐड कर लीजिएगा कि जेल बनाते वक्त एक्राइलमाइड और बिसएक्राइलमाइड दोनों चाहिए होते हैं। और बिसएक्राइलमाइड कैसे बनता है ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो एक लाइन में लिख लेना, 2 एक्राइलमाइड को हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तब जो है अपना बिसएक्राइलमाइड बन जाता है। तो ये वाला टेबल ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद फिर नेटिव पेज, सो नेटिव पेज का ना ये वाला पार्ट तो लिख लेना जिसमें प्रिंसिपल वगैरह दिए हैं। प्रिंसिपल क्या है, सेपरेशन किस बिहाफ पर होता है, ये बात लिखेंगे। अच्छा, ये टाइप्स भी लिख लेना, पेज में कितने टाइप है, 2, नेटिव और एसडीएस। एसडीएस में भी 2 है, रिड्यूस्ड और नॉन रिड्यूस्ड। अच्छा, इसके बाद ये भी लिखेंगे, जेल 2 टाइप का जेल हम यूज कर रहे हैं, स्टैकिंग जेल, रिजोल्विंग जेल, दोनों की क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं और उनके क्या क्या पर्पज हैं, क्या इफेक्ट होता है, वो सब आप लिखेंगे। हाँ, ये आपने लिख लिया, स्टैकिंग जेल और रनिंग, ये भी लिख लेना कि इनको हम दे क्यों रहे हैं अलग अलग। इसके बाद केमिकल्स में जो नए केमिकल आए हैं, ये पुराना है, ये पुराना है, ये पुराना है,
ग्लाइसिन की एक तो बात लिख लेना यहाँ ग्लाइसिन की, और ये बातें आप पहले लिख चुके हैं कि अपने जो दो जेल हमने यूज किए हैं उनमें क्या क्या है, तो बस ग्लाइसिन के बारे में थोड़ा सा पार्ट ऐड कर लेना। फिर स्टेप्स में बस इनकी हेडिंग लिख लेना। सबसे पहले आप जेल प्रिपेयर करेंगे, जेल में पहले रिजोल्विंग जेल पैक होता है, तो इसके बाद ऊपर स्टैकिंग होता है। फिर मैं मार्क कर देती हूँ, बस ये हेडिंग हेडिंग लिखेंगे। सैंपल को प्रिपेयर करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस सेटअप लगाएंगे, जेल को रन करेंगे, और कब तक रन करना है, जब तक आपकी ट्रैकिंग डाई बॉटम पर नहीं आ जाती है। आफ्टर दैट आप स्टेनिंग करेंगे और फिर एनालाइज कर लेंगे, बस हेडिंग पुट करेंगे, एरो लगा करके लिख सकते हैं। फिर एसडीएस पेज में ये प्रिंसिपल वाला पार्ट ऐड करेंगे। एसडीएस क्या होता है, क्या करता है, वो भी लिखेंगे। इसके बाद फिर हाँ, ये पार्ट अगर आपको नहीं पता था तो ये आप ऐड कर सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, एसडीएस क्या करता है, और एसडीएस बीटा मरकैप्टोइथेनॉल क्या करता है। तो अगर आप लिखना चाहें, नहीं पता है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई नई बात थी नहीं इसमें, ये सब सेम है, इसमें से कुछ नहीं लिखेंगे। अच्छा, बीटा मरकैप्टोइथेनॉल को हम डीटीटी भी बोलते हैं, ये याद कर लेना। ये सब सेम है, इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। रिड्यूस्ड वाले में बस ये ऐड कर लेना कि बीटा मरकैप्टोइथेनॉल और एसडीएस दोनों देते हैं, और किस लिए, मल्टीमेरिक प्रोटीन है या नहीं है वो जानने के लिए। और ये सारे केस जो मैं बताई हूँ ना आपको, ये वाले देखो, ये सारे केस लिख लेना एक बार, क्योंकि जो क्वेश्चन है आपके वो यहीं से बनेंगे। तो ये सारे केस लिख लेना कि क्या देने पर और क्या मिलता है। तो मैं इनको शॉर्ट नोट्स में लिख देती हूँ। ओके, डन। डन डन। बोलो, यहां तक समझ आ गया क्या? अभी शॉर्ट नोट सारे मार्क कर दिए हैं। चलो फिर डन हो गया। चले अभी घर की तरफ चले। मैम, मेरे सपने में मैम आती हैं। अच्छा, टेस्ट होगा मोहन आज जो है, आज बैठ करके आपके टेस्ट दोनों बनाऊंगी, ट्रांसलेशन का भी, ओपेरोन का भी, और ये जो पार्ट हमने पढ़ लिया है इनका भी टेस्ट बनेगा। तो पूरे हफ्ते टाइम नहीं लगा मुझे, आज क्लास के बाद टाइम मिलेगा, फिर कल आपको तीनों टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ हाँ जी, थोड़ा सा जुकाम हो गया है। दवाई लेती हूँ, दवाई लेके इस क्लास में आई थी, इसीलिए क्लास 10:30 से 11 हुई थी, क्योंकि दवाई ली थी तो मुझे लगा कि आधे घंटे में थोड़ा सा लेट जाऊं ताकि दवाई का आराम लग जाए, इसलिए मैंने क्लास 10:30 से आपकी 11 रखी थी। और इतनी ठीक तो मैं हो गई थी कि क्लास हो गई है आज। हाँ, हाँ देखो, कल आपका टेस्ट हो जाएगा ट्रांसलेशन का, हालांकि मैं तीनों टेस्ट अपलोड कर दूंगी, ट्रांसलेशन का भी, प्रोसेसिंग का भी, ओपेरोन वाला भी, और आपका ये जो मैथड्स बायोलॉजी का ये नहीं डालूंगी अभी। तो दोनों टेस्ट आपको कल मिल जाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि टॉपिक तैयार हो गया है तो कल ही दोनों टेस्ट दे देना। ऐसा लगता है कि टॉपिक नहीं तैयार हुआ है तो अपने टाइम ड्यूरेशन में आप टेस्ट को दोनों को दे सकते हैं। वो टेस्ट, दोनों टेस्ट होने के बाद फिर हमारा मोलिकुलर बायोलॉजी तो खत्म हो जाएगा टेस्ट में, है ना, फिर चलेगा अपना मैथड्स बायोलॉजी। ठीक है, चलो फिर।
कल ऑफ है क्लास है, बता दूंगी मैं जानवी, शाम तक या कल तक आपको कंफर्म करके बता देंगे कल की क्लास का। चलो फिर चले, मिलते हैं शाम को साढ़े नहीं शाम को मिलेंगे 6 बजे। तब तक सारे अपना ध्यान रखेंगे, मैं भी अपना ध्यान रखूंगी। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। ठीक है गुंजन, ओके जी, बाय बाय।